हेलो बच्चों, उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे। आज मैं डिस्कस करूंगा एटम्स को, चैप्टर नंबर 12 को, और ये डिटेल्ड वन शॉट है। हम लोग हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, कुछ खास डेरिवेशंस हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो ध्यान से वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। सारी आपकी काम की बातें आपको मिलेंगी, और केवल यही नहीं, मैं इसमें इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा जगह जगह, जिससे आप टिक कर सकते हैं कि सर ये बहुत पूछा जाता है, इस पे स्पेशल फोकस कर देना है। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ये हार्ड वर्क अरविंद सर का अगर आपके लिए हेल्पफुल है आपके लिए, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर नंबर 12 एटम्स। डिटेल्ड वन शॉट है, जैसा मैंने आपसे बोला है कि सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पर सारे डेरिवेशंस जो आएंगे वो करेंगे, और न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका उनको अगर फ्री का पीडीएफ मिल जाए तो पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी नोट्स बनाने में। बिल्कुल मिल जाएगा। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बेटा। डाउनलोड करके लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड करके अरविंद एकेडमी ऐप खोलेंगे तो ये स्टोर सेक्शन में जाइएगा, और यहां पर देखिए क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका मैंने प्राइस लाखों में कर दिया है, जैसे कोई बच्चा गलती से इसको खरीद ना ले। इसके अंदर जो भी पीडीएफ आपको मिलेंगी वो ओपन है। ओपन होने का मतलब कि अनलॉक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसको, वो आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएंगे, फिर आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका थंबनेल भी बड़ा सा लगा दिया है, जैसा पहचानने में आसानी हो। क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ, यही यहां पे थंबनेल लिखा हुआ है, आपको दिखाई पड़ेगा। तो जो भी अगर आपको चाहिए या आप इंटरेस्टेड हैं पीडीएफ के लिए, तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। स्टोर सेक्शन में जाकर क्लास 12 फ्री पीडीएफ से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ाई को आगे बढ़ा लीजिए। और ये अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है। यहां पर मैं बाकी अपडेट्स और गाइडेंस आपको देता रहता हूं, जिससे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हो, प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, आप जो मेहनत करें वो रंग लाए, वो रिजल्ट लाए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप फिजिक्स में इशू फेस कर रहे हैं, मजा कम आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, समझ में कम आ रही है, स्कूल के टीचर ऐसा पढ़ा रहे हैं, तो आप तुरंत मेरे साथ द्रोणा 2.2 के साथ जुड़ जाइए। द्रोणा 2.2 में मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, एकदम इजी भाषा में आपको मैं पढ़ा दूंगा। यही नहीं, इसके अंदर जो कंटेंट है, जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं अपनी सुपर इजी लैंग्वेज में। पूरा क्लियर हो जाएगा, केवल सॉल्यूशंस नहीं है, डिटेल्ड है, जिससे कि आप समझ सकें। और एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी सारे वीडियोस आपको इसके अंदर मिलेंगे, वो भी मैंने स्वयं रिकॉर्ड किए हुए हैं। और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज की भी रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, मेरे द्वारा जो रिकॉर्ड किया है। यही नहीं, यहां पर चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे फुली सॉल्व, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अगर ये द्रोणा 2.2 को आप ज्वाइन करते हैं तो ये कंटेंट इतना पावरफुल है कि 97% आपके आ ही जाएंगे, बस थोड़ा पढ़ना है। और किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 भी आ जाएंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे की जगह सोचते हैं हम क्वेश्चन पे फोकस करें, तो उनके लिए कोर्स है 12th संपूर्ण। 12th संपूर्ण में ये वीडियो कोर्स है बेटा। इसमें 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मैंने खुद जो रिकॉर्ड किए हुए। इसके अंदर तो सारा मिलेगा ही, लेकिन अगर ये अलग से आप फोकस करना चाहते हैं सवालों पे, तो उसके लिए है। और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज वीडियोस सारे मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जांपल्स के वीडियोस सारे मिल जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चंस का जिक्र करूं तो 771 क्वेश्चन के वीडियोस हैं, यानी इतने वीडियोस हैं, एक क्वेश्चन का एक वीडियो। पूरी चीज आपको यहां मिल जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और अभी तो क्या है कि बड़ा बढ़िया ऑफर चल रहा है, अगर आपका लेने का मूड हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसको लेने के बाद कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ये काफी है। तो जो बच्चे इनमें से कोई भी कोर्स चाहते हैं कि भाई मैं ले लूं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा डाउनलोड कर लीजिए। इनके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, इसके अरविंद एकेडमी के स्टोर सेक्शन में, वहां द्रोणा और 12th संपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा। जो भी आपके लिए सूटेबल है आपके हिसाब से, आप लेकर उसकी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। चलिए अब मुद्दे की बात, जिस वजह से वीडियो बन रहा है पढ़ाई का, वो शुरू कर लेते हैं। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन के तौर पर हम कुछ बातें आपको बताते हैं, 3-4 पॉइंट्स आप देखेंगे वाकई ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है। क्या हुआ बेटा, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली। बढ़िया भाई, इलेक्ट्रॉन खुज गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो था, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, ये सभी एटम्स के लिए आइडेंटिकल था। यानी इलेक्ट्रॉन के जुगुड़ एक में दिख रहे थे, जो प्रॉपर्टीज एक में दिख रही थी, वो सारे एटम्स में एक जैसी दिख रही थी। तो ये इलेक्ट्रॉन सभी के लिए आइडेंटिकल हो गया। साथ में एटम्स जो था एज ए होल, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था।
और इलेक्ट्रॉन तो एटम में ही पाया जा रहा है, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज दे रहा है उतना यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी इसके अंदर मौजूद है, तभी तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हुए। तो ये भी बात समझ में आ गई। अब सवाल ये उठा कि ये जो निगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कमरे में या इस एटम में है कैसे, कहां है, बिखरा हुआ है, एक जगह है, या कुछ और कलाकारी है। ये जानने की कोशिश होने लगी कि आखिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, और यही इस चैप्टर का नाम है। एटम है यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई निगेटिव चार्ज किधर को, पॉजिटिव चार्ज किधर को, और निगेटिव चार्ज में फिर हम और बातें समझने की कोशिश कर लेंगे कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है उसकी एनर्जी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, रेडियस कितनी है, वगैरह वगैरह। और अंदर न्यूक्लियस की जब बात करने लगेंगे तो अगला चैप्टर डिस्कस हो जाएगा जो चैप्टर नंबर 13 का है, न्यूक्लियस। तो कुल मिला के ये इस दिशा में जाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एक कदम आगे बढ़ के हम लोग पहुंच गए जे थॉमसन के ऊपर। जे थॉमसन साहब ने जब 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी तो उन्होंने कहा लगे हाथ क्यों ना हम एटम की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी बता दें। तो उन्होंने पहला जो मॉडल आया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वो अनाउंस कर दिया, कुछ साल चला भी है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एक एटम के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पूरे बिखरे होते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये पूरे ये जो लिखा पॉजिटिव चार्ज मैटर, किसी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज मैटर होता है वो पूरा फैला होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिवली चार्ज वो इसमें धसे हुए होते हैं बीच बीच में। कहां धसे होंगे वो आपको नहीं पता। तो इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल बोला गया। वाटरमेलन जो आप तरबूज लेके आते हैं, उस तरबूज में लाल वाले हिस्से में कौन सा बीज कहां मिलेगा ये किसी को नहीं मालूम। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तरबूज के बीज के हिसाब से कहां धसे हुए ये भी किसी को नहीं मालूम। तो ये पहला मॉडल था। इस मॉडल को जानते हो, बड़ा अच्छा नाम दिया गया, प्लम पुडिंग मॉडल, हलवा पुडिंग मॉडल हलवा मॉडल। तो ये एक्चुअली पुडिंग जो होती है उसकी हिंदी समझें या अपने हिंदुस्तान की भाषा में तो हलवा होता है। तो जो हम हलवा जब खाते हैं, जब मम्मी बनाती हैं तो हलवे में बहुत कुछ डालती हैं, गरी डालती, मेवा डालती, किशमिश डालती, अंडमंड ऐसी चीजें डालती हैं, इससे फ्लेवर बढ़िया है। तो जब आप एक चम्मच उठाते हो उस हलवे को खाने के लिए तो उस एक चम्मच हलवे में किशमिश आएगी कि नहीं, ड्राई फ्रूट बादाम आएगा कि नहीं, ये किसे पता है? ये नहीं पता। किसी में आ जाएगा, किसी में नहीं आएगा। यही कहानी इसकी थी। तो इसको इंग्लिश में बोला गया प्लम पुडिंग मॉडल, जिसे हलवा मॉडल आप कह सकते हैं कि हलवे में ड्राई फ्रूट्स कहां पड़े हुए हैं जब आप खा रहे हैं किसी को नहीं पता है। तो ये जैसा मैंने बोला ये शुरुआती मॉडल था, 1898 में जे थॉमसन ने दिया था, जिन्होंने खोजा था इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ साल चला भी, लेकिन कई दिक्कतें आ गई इसके अंदर जिस वजह से ये आगे चल नहीं पाया। वो दिक्कतें क्या थी, यानी एरर जो है आज के जमाने की 404, वो फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल क्या थी। तो फेलियर में पहला ये हुआ कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन की देखी जा रही थी, क्या होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस हम बताएंगे आपको इसी चैप्टर में। हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी उसको सीरीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई ये स्पेक्ट्रम लाइंस कैसे आ रही हैं। दूसरी बात, जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन को भी, ये भी अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो हमारे कोर्स में हम अभी पढ़ने वाले हैं बस इसके बाद ही। तो वहां पर जो लार्ज डिफ्लेक्शन मिल रहा था उसको भी थॉमसन साहब का ये मॉडल बताने में फेल कर गया। इसलिए ये ज्यादा सालों तक ज्यादा मजबूती से नहीं टिक पाया, फिर भी कुछ साल चला। अब इसके बाद क्या होता है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट देखेंगे और उसी के बेसिस पर रदरफोर्ड ने क्या अपना मॉडल प्रस्तुत किया किसी एटम के लिए, वो भी जानेंगे बेटा। तो ये क्या था, ये देखिए पूरी बात मैंने कहानी नुमा लिखी है, मजा आएगा आपको बहुत। देखिए गेगर एंड मार्टसन एक्सपेरिमेंट है 1911 में हुआ। तो ये जो मॉडल था 1898 से लेकर 1910-11 तक चला, थॉमसन वाला मॉडल, 12 साल 13 साल। फिर ये एक्सपेरिमेंट के बाद ही नया मॉडल आया आपके रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि रदरफोर्ड के साथ में ही ये काम करते थे, उनके शिष्य थे जहां तक मुझे अंदाजा है, गेगर एंड मार्टसन। तो 1911 में रदरफोर्ड ने उनको एक सजेशन दिया कि भाई आप एक्सपेरिमेंट कीजिए इस पे और इसके आउटकम को हम लोग मिलकर देखा जाए कि क्या आउटकम है। क्या एक्सपेरिमेंट था अभी हम आपको बताते हैं।
इन्होंने क्या किया, ये एनसीईआरटी का फोटो स्कीमेटिक डायग्राम है। तो उन्होंने बिस्मिथ लिया, जो बिस्मिथ होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं उसमें से। तो यहां एक उन्होंने लेड चैम्बर लिया, ऐसा 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है, या ये लेड चैम्बर लिया, यहां पर आपने बिस्मिथ रख दिया, ये बिस्मिथ है। अब बिस्मिथ क्या है, अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। तो अल्फा पार्टिकल एमिट करने लगा, और एमिट करके हमें इस अल्फा पार्टिकल को, ये गोल्ड की फॉयल थी, आगे दिखे लिखा है, ये फिगर है वन जो स्कीमेटिक डायग्राम आपको शो करता है। इस अल्फा पार्टिकल जो निकल रहे थे, इससे लेड इसलिए लेते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल हम लोग के लिए डेंजरस होते हैं। तो लेड क्या करता, उनको एब्जॉर्ब कर लेता, तो हमें हमें गड़बड़ी नहीं होगी, हम मुंह उधर किए रहेंगे उसका, जिधर हिट करवाना है हमारी तरफ आएगा नहीं। अब जहां पर हमको हिट करवाना है, टक्कर मरवानी है गोल्ड फॉयल के ऊपर। जो गोल्ड फॉयल थी बेटा, वो बहुत ही पतली थी, क्योंकि गोल्ड ही क्यों, क्योंकि सोने को अगर आप पीटते चले जाओ तो पतली से पतली उसकी चादर बना सकते हो। सोना और चांदी, सोना तो और ही अच्छा होता है, आपने देखा होगा चांदी के केस में लड्डू वड्डू पे चांदी का अर्क लगा दिखेगा, बर्फी पे, काजू कतली बोलते हैं ना, काजू बर्फी पे अक्सर आप देखेंगे चांदी का अर्क होता है। तो चांदी का अर्क का मतलब चांदी ले लेते हैं उसको, आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा है, जो लोग इसकी कारीगरी करते हैं लड्डू बनाने से, जहां से आता है यार, वो लेदर का वो होता है चमड़े का, उसमें ये चांदी रखकर उसको पीटते चले जाते हैं, और वो फैलती चली जाती है चांदी, एकदम पतले से पतला चादर, वही अर्क लगाते हैं। देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी हमारे लिए बेहतर होता है, अगर प्योर चांदी है तो आजकल गड़बड़ आ रही है, चांदी नहीं, लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। तो खैर, तो इसकी थिकनेस जो कि बहुत ज्यादा कम थी, गोल्ड और बढ़िया होता, वो और पतला फैल जाता है, इसीलिए गोल्ड लिया गया कि पतली से पतली मेम्ब्रेन या चादर बना पाए। ये गोल्ड यहां पे रखा हुआ है। अब ये गोल्ड है, देखिए गोल्ड फॉयल। अब हम इस जो अल्फा पार्टिकल को गोल्ड पर टक्कर मरवाना चाहते हैं। तो टक्कर मारने के लिए हम ये चाहते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनकी बीम बना ली जाए, क्योंकि ऐसे तो बिखर के निकलेंगे अल्फा पार्टिकल, तो हम ज्यादा बढ़िया एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं, कोलीमेटर। कोलीमेटर का काम होता है कि जब अल्फा पार्टिकल निकले तो उसकी बीमिंग करते हैं, जैसे बिखर के निकल रहे हैं तो इकट्ठा कर दें ऐसे, गूं बीम तो समझते हैं, जैसे सर्च लाइट की बीम होती है एकदम बढ़िया, है ना, तो वैसी बीमिंग कर दे कोलियोमीटर के द्वारा। और ये फिर क्या हुआ कि जब इस पे हिट करेगा तो यहां पर ये स्क्रीन है, और इसके स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड का लेप लगा देते हैं हम लोग। जिंक सल्फाइड का लेप क्यों लगाते हैं, ये यहां पर दिख रही है ना स्क्रीन, इसलिए लगाते हैं कि जब यहां से आपका अल्फा पार्टिकल बाहर निकले तो जिंक सल्फाइड पे जब टकराएगा तो जुगनू की तरह चमकेगा। जुगनू को इंग्लिश में बोलते हैं फायर फ्लाई, पिछले साल ही एक बच्चे ने मुझे बताया था, पता नहीं था। तो जुगनू जो होता है ऐसे चमकते हुए देखे तो होंगे कभी ना कभी। तो ये अल्फा पार्टिकल जब हिट करेगा इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर तो जुगनू की तरह चमक आएगी, और इस चमक को हम ये माइक्रोस्कोप लगा के रखें, दोनों को मिला के समझो, यहां माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। इस माइक्रोस्कोप से जो चमक आएंगे, जो इंग्लिश में बोले फ्लैशेस आएंगे, उसको हम काउंट कर लेंगे कि वो फ्लैशेस कितने हैं और कितने एंगल पे। यहां पे आएगा तो हम ये एंगल पकड़ लेंगे, यहां आएगा तो ये एंगल पकड़ लेंगे, और ये हमने माइक्रोस्कोप लगा ही रखा है। तो कुल मिला के आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ गए होंगे कि भाई इस पूरी कहानी में बिस्मिथ जो अल्फा पार्टिकल निकालेगा लेड के बॉक्स में रखा गया है, और उसकी बीमिंग करने के लिए कोलियोमीटर इस तरह से एग्जाम में बना सकते हैं, और वो हिट करेगा जाके अल्फा पार्टिकल पतली सी फॉयल पे, जो कि गोल्ड की फॉयल है, उसकी मोटाई बहुत ही कम है, 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर के बराबर। और यहां पर जिंक सल्फाइड का आपका स्क्रीन है जिसपे कि अल्फा पार्टिकल पड़ेंगे तो जुगनू की तरह चमक देंगे, फ्लैशेस देंगे। उस फ्लैशेस को जो काउंट करने के लिए और एंगल कहां पर वो हिट किए हैं उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाइए। माइक्रोस्कोप ऐसे घूम सकता है पूरा, है ना। तो ये बातें आप समझ गए होंगे, यही पूरा एक्सपेरिमेंट था कि हम समझ पाए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब क्या होता है ये आप समझ गए होंगे पूरी तौर पे। अब ये बड़ा सा मैंने डायग्राम लगाया था कि किसी बच्चों को छोटा दिखा हो, समझ ना पाया हो, तो यहां पॉज करके ठंडे दिमाग से देख सकता है। और दोनों डायग्राम को मिला के 3D स्ट्रक्चर था, ये स्कीमेटिक डायग्राम था जो रेखा चित्र बनाते हैं, और दोनों बात समझ में आई। अब ये कई बच्चों को अल्फा पार्टिकल क्या होता है इस पे लेके संदेह रहता है, या भूल जाते हैं या मालूम नहीं होता। अल्फा पार्टिकल अगर मालूम नहीं है तो एग्जाम में खतरा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत पसंदीदा पार्टिकल है जो एग्जामिनेशन में दिया जाता है। तो क्या है वो, हीलियम का आयन बोल देते हैं, या आप बोल दीजिए हीलियम का न्यूक्लियस है।
कैसे? तो हीलियम के न्यूक्लियस का मतलब है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉनों को भगा दिया जाता है, तो केवल न्यूक्लियस बचता है उसका। तो जो उसका मास होता है अल्फा पार्टिकल का, वो प्रोटॉन के मास के 4 गुना होता है। याद कर लीजिए, प्रोटॉन के मास का 4 गुना मास होता है अल्फा पार्टिकल का, और जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे वो प्रोटॉन से दुगना होता है, +2e। मास 4 गुना, चार्ज दुगना। ये बात पकड़ के रखिएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बढ़िया, इस एक्सपेरिमेंट में यूज भी हुआ है। अब चलते हैं एक कदम आगे कि ये जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब हम लोगों ने क्या, गेगर मैटसन ने किया रदरफोर्ड के कहने पर, वो रदरफोर्ड ने इसको देख के भाई एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस आए वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे, क्या कांड हुआ उसके अंदर। तो उन्होंने पहला कांड क्या देखा कि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल था वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गया, मतलब वो चादर जो थी गोल्ड की उसको भेदा और सीधे निकल गया। और या अधिकतर में बहुत हल्का सा डिफ्लेक्शन आया, ऐसे गया, हल्का सा डिफ्लेक्शन चला गया। ये इस ग्राफ से पता चल रहा है। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 एक्सेस हैं। एक एक्सेस है स्कैटरिंग एंगल, जो थीटा हम पकड़ रहे थे कोलियोमीटर, सीधा जाके कितना मुड़ा है ना, ये स्कैटरिंग एंगल। दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस थीटा पर कितने पार्टिकल हिट किए, ये वाई एक्सिस पे दिखा दिया गया है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एन थीटा, और यहां पर वैल्यू हो गई थीटा, जो कि स्कैटरिंग एंगल है। तो ये स्कैटरिंग एंगल देखिए, कम से कम अगर आप रखोगे तो नंबर बहुत ज्यादा है। स्कैटरिंग एंगल कम होने का मतलब क्या है कि लगभग सीधा जा रहा है अल्फा पार्टिकल पढ़ने के, गोल्ड फॉइल पे पढ़ने के बाद भी, या डिफ्लेक्शन है तो बहुत छोटा डिफ्लेक्शन है, बहुत हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ है। तो जितना आप एंगल कम ले रहे हो वहां बहुत ज्यादा पार्टिकल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इससे उन्होंने कहा कि भाई अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल थे या तो वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, 0 डिग्री स्कैटरिंग, या बहुत छोटी मोटी स्कैटरिंग आपको देखने को मिली। दूसरी बात, कुछ अल्फा पार्टिकल में क्या शो किया, 8000 में करीबन एक ने, कि 90 डिग्री या उससे ज्यादा का स्कैटरिंग एंगल आ गया। भाई ये जा रहा है अल्फा पार्टिकल, अब 90 तो ऐसे होता, तो ये ऐसे टकरा के ऐसे निकल गए, या 90 से ज्यादा ऐसे निकल गए, कोई 90 से कम होंगे तो ऐसे जाएंगे। तो ये जा रहे थे सीधे, खट से पड़े ऐसे, ये जा रहे थे सीधे, ऐसे घूम गए। तो ये जो अल्फा पार्टिकल थे 8000 में एक, काफी कम, 90 डिग्री या 90 से ज्यादा डिग्री का डिफ्लेक्शन शो किया। इस ग्राफ में देखिए 90 डिग्री यहां कहीं आएगा और ये पार्टिकल आपको दिख जाएंगे। तो करीबन नंबर ऑफ पार्टिकल 8000 में कोई एक। और बात की जाए जहां पर 180 डिग्री का रिबाउंड हो गया, यानी स्कैटरिंग एंगल 180 हो जाए, वो ओकेजनली था, मतलब कभी कदार कोई दिख रहा है। 180 के लिए ये ग्राफ छोटा पड़ गया, 180 यहां कहीं आएगा जो गिने चुने पार्टिकल्स आपको दिखाई पड़े। 180 स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है कि अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा था तो यहां से टकराकर वो इसी दिशा में लौट गया है। तो यहां पर स्कैटरिंग एंगल जो आप बनाओगे वो 180 डिग्री आ जाएगा, यानी रिबाउंड कर गया। रिबाउंड कर गया या स्कैटरिंग एंगल 180 हो जाना, ऐसे जाना, खट से लड़े और ऐसे ही लौट आना, अपने पाथ को रिट्रेस करे दे रहा है। तो यहां पर बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल बेटा जी 180। ये कितने पार्टिकल कर रहे थे, गिनती के, कोई कदार, कभी कदार, ओकेजनली का मतलब है कभी कदार कुछ पार्टिकल कर रहे थे। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ किसका, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, जो इसको ग्राफ को भी दिमाग में रखना है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। अब अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग जो रहा, उन्होंने रदरफोर्ड ने इससे कंक्लूड किया, ये तो ऑब्जर्वेशन है कि ये हमको एक्सपेरिमेंट में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इससे हम समझे क्या, वो समझने की बात इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाई जाएगी। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर आपको बना रखा है, ये देखिए, जो ये देखिए, इसका डिफ्लेक्शन कितना ज्यादा है, इसको सीधा जाना चाहिए था, ये आप ऐसे बना दीजिए तो इतना डिफ्लेक्शन हो गया, या ऐसे बना दीजिए, यहां से जा रहा है, दिस इज द डिफ्लेक्शन, काफी ज्यादा। तो खैर, अधिकतर जो पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल वो अनडिफ्लेक्टेड गए थे, या छोटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था। तो इन्होंने रदरफोर्ड ने बोला कि इसका मतलब है कि एटम के अंदर अधिकतर जगह खाली है, क्योंकि खाली जगह से जाएगा अल्फा पार्टिकल तो बिना टकराए निकल जाएगा, या थोड़ी बहुत कहीं पे थोड़ा हवा लगी तो हल्का सा घूमेगा। तो उन्होंने कहा इससे में पता चलता है कि अधिकतर लोग जो सीधे निकल रहे हैं वो अनडिफ्लेक्टेड इसी वजह से हैं अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इस एटम के अंदर अधिकतर चीजें, अधिकतर जगह एम्प्टी है या खाली है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि कुछ जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग दिखा रहे थे 90 से ज्यादा,
वो क्या है, वो किसी ठोस चीज से टकरा रहे हैं। वो जो ठोस कंसंट्रेटेड चीज है वो क्या है, वहां पर एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा कंसंट्रेटेड है, और जो एक जगह कंसंट्रेटेड है उसी का नाम इन्होंने न्यूक्लियस दे दिया। क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर में होता +2e, और न्यूक्लियस भी प्लस होता है, तो जब न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा प्लस प्लस तो रिपल्शन हो जाएगा, और ये रिपल्शन कम मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम पार्टिकल के लिए दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो जहां पे ये हाई स्कैटरिंग एंगल है उसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव चार्ज से ये टकरा गया है गोल्ड हीलियम अल्फा पार्टिकल, जिसकी वजह से हाई स्कैटरिंग एंगल दिखा रहा है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड है, और उसको हम लोग बोलेंगे कि वो न्यूक्लियस है। अच्छी बात है। अगली बात उन्होंने क्या बताई कि जितना यहां पर पॉजिटिव चार्ज था इसके बाजू में उतना ही निगेटिव चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिससे ये एज ए होल ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो हमारा जो रिजल्ट हम प्राप्त कर रहे थे वो सारा वैलिड इससे होता चला गया कि भाई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो उसमें न्यूक्लियस भी होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज, वो भी बता दिया। और कहां होगा, मोटे तौर पे हमको अंदाजा लग गया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह होती है जहां पर एटम का अधिकतर मास 99% से भी ज्यादा और पूरा पॉजिटिव चार्ज केंद्रित होता है। अगर एक रूम ले लीजिए आप 10 बाई 10 का 10 बाई 10 क्यूब ले लें, 10 बाई 10 जो कमरा नॉर्मली आजकल बनता है 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, और हाइट छत की नॉर्मली 10 फीट रहती है, तो उस समय इस पेन की टिप के बराबर न्यूक्लियस आपको मिलेगा। पेन की टिप कितनी है, बहुत ही ज्यादा छोटी, कमरे के डायमेंशन के हिसाब से, तो इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। तो ये इन्होंने ये अपनी कहानी बताई। आगे की घटना फिर इनका भी कुछ देर में हम इसका मॉडल भी बताएंगे, अभी तो इन्होंने कंक्लूड किया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपके एग्जामिनेशन में काफी फेवरेट है, इसको टिक कर लीजिए। जैसा मैंने बोला था मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा, पूरे वीडियो में जगह जगह टिक करते चलिएगा। तो ये कहानी होती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, और इसी से हम पता कर लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। कैसे पता कर रहे हैं अभी हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसका डेरिवेशन भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का बहुत आता है। इस पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो। देखिए मैं कैसे समझाऊंगा, बढ़िया। यहां से अल्फा पार्टिकल को कोई काइनेटिक एनर्जी दे दिए। नॉर्मली एक्सपेरिमेंट में 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई थी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर आप कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दिए तो ये अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल आगे बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि खुद भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो दोनों में रिपल्शन होगा ना। ये न्यूक्लियस है, ये तो रुका हुआ है, अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, प्लस प्लस रिपल्शन होते होते एक क्षण के लिए यहां पे रुका। ये मान लीजिए अल्फा पार्टिकल रुका, एक क्षण के लिए रुका और उसके बाद भाग जाएगा, क्योंकि रिपल्शन है ना। तो यहां से जो हम काइनेटिक एनर्जी दिए यहां तक पहुंचा और खट्टे से वापस हो गया। तो जो जहां तक पहुंचा उसका जो मिनिमम या क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां पर देखिए यहां तक पहुंचा था, तो ये जो डिस्टेंस r0 है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में, इसी को बोला जा रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लीजिए यहां से बोझा था तो यहां काइनेटिक एनर्जी कुछ हमने दी थी, वो सारी इस पॉइंट पी पर पूरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये वापसी कर लेते हैं भाई साहब। तो इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हमको यह भी पता चल जाएगा कि हमारा जो न्यूक्लियर साइज होगा, न्यूक्लियस का रेडियस या साइज, वो इस r0 से कम ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो घुस नहीं जाएगा ये। तो ये जहां तक पहुंचा है उससे छोटा ही न्यूक्लियस है, इसीलिए लिखा है एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हम न्यूक्लियर साइज का एस्टिमेशन भी कर पाए। आप समझे होंगे मेरी बात। यहां पर ये जो अल्फा पार्टिकल का या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का भड़ाक वाली टक्कर नहीं होती है, पॉजिटिव चार्ज में यहां तक जाके लौट लेता है। जैसे कारें लड़ती हैं वैसी टक्कर यहां संभव नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ये जो फॉर्मूले के तहत डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आता है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। r0 की वैल्यू है 2k, कूलम्ब्स कांस्टेंट है 1/4πε0, और यहां लिखा भी है, कहीं लिखा होगा kZe² k अल्फा। k अल्फा का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल की जो आप एनर्जी यहां दिए थे इससे दूर, ठीक। और ये सारी वैल्यूज आप समझ रहे हैं। v हो गई इसकी वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में रख दिया, z इसका एटॉमिक नंबर वगैरह।
यहां पर लिखा Z एटॉमिक नंबर है, K कूलम्स कांस्टेंट है, 1/4πε0 9 × 10⁹ विद प्रॉपर यूनिट्स, K अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल है, और द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियर साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। यानी जो न्यूक्लियर साइज का एस्टिमेशन किया गया वो देखा गया कि न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो R0 हम लोगों ने निकाली है, ये कैसे निकली है इसको भी ध्यान करते हैं। फॉर्मूला तो आप याद कर ही लेंगे। आइए देखते हैं, ये डेरिवेशन है। दिस डेरिवेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। तो जैसे मैंने समझाया था कि अल्फा पार्टिकल को कहीं आप के अल्फा यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किए हैं, यहां से यहां तक आएगा, एक क्षण के लिए रुकेगा मोमेंटरली और वापसी कर लेगा, तो हम काइनेटिक को टोटल पोटेंशियल में चेंज करेंगे। तो यही बात मैंने लिखी है। सपोज एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी v, यहां पर जो दी गई है मास m, इनिशियल वेलोसिटी v मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी ये सीधे कहां जा रहा है, न्यूक्लियस से भिड़ने की तैयारी में है या उस दिशा में जा रहा है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है प्रोटॉन का दुगना, तो Q1 की वैल्यू ले लेते हैं +2e अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, और हमारे जो एटम है उस पे कितना चार्ज है, तो इसका एटॉमिक नंबर Z इंटू E है, तो वो भी पॉजिटिव, तो Q2 न्यूक्लियस का चार्ज हो गया +ZE, ध्यान रखना, और Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। अब क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितनी थी, K अल्फा की वैल्यू ½ mv²। बात समझ में आई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब ये जो एक क्षण के लिए यहां तक जब पहुंचा था P पॉइंट पर, जो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, वहां पर यही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल, क्योंकि रुका एक क्षण के लिए, तो काइनेटिक तो उस समय है नहीं, जो भी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट R0, R0 क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ, K 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये हम पढ़ चुके हैं, तो Q1 Q2 अपॉन R0 लिख दिया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई, तो यही पोटेंशियल एनर्जी है, यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। हमने बराबर कर दी ½ mv² बराबर K Q1 Q2 अपॉन R0। अब यहां से R0 की आप वैल्यू निकाल लीजिए, ये देखिए, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि ये किसी भी, मान लीजिए सवाल में यहां तो अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, मान लीजिए क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल की जगह कोई और पार्टिकल दे दे, गोल्ड न्यूक्लियस की जगह कोई और न्यूक्लियस दे दे, तो इस फॉर्मूला ये वैलिड रहेगा। जो Q1 की जगह अल्फा पार्टिकल वाला लिया था, तो अल्फा पार्टिकल की जगह कोई और पार्टिकल है तो उसका चार्ज रख देना, Q2 जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो रख देना, और बाकी आप पहचान ही रहे हो, K है कूलम्स कांस्टेंट और mv² मास जो अल्फा पार्टिकल का है, v अल्फा पार्टिकल की या उस पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला इन जनरल है, अल्फा पार्टिकल को बदल भी दे क्वेश्चन में तो भी एप्लीकेबल रहेगा। तो आप ध्यान रखिए, क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए 2K Q1 Q2 अपॉन mv² पकड़ के रखिएगा। अब हम इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे अल्फा पार्टिकल की कहानी। पुटिंग वैल्यू फॉर अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस के चार्ज, तो Q1 की वैल्यू हो गई +2e, Q2 हो गया +ZE। Q1 +2e क्यों, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल था। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, ये इसी के अंदर 2K + 2QE + ZE mv²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 2 और 2 मिलके 4 K ZE² आराम से अपॉन mv², और ये ½ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसमें से 4 में से 2 निकाल के इसके 1/2 अगर लिख दिया जाए तो K अल्फा हो जाएगा। यही हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया। ये फॉर्मूला घोंट लीजिएगा आप, और लॉजिक तो मैंने पूरा बता ही दिया डेरिवेशन का। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जहां पर कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0 यानी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। उम्मीद है ये बात पकड़ पाए होंगे, पॉज करके नोट कर सकते हैं। खैर, आप जिनको पीडीएफ चाहिए वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं।
कैसे लेना है ये मैंने आपको बता रखा है इस वीडियो के शुरू में। 1 मिनट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया हमको कैसे पीडीएफ लेना है, आपको मिल जाएगी पीडीएफ आराम से। खैर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अब एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज करते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो निकाल चुके हैं, भाई साइज भी तो देख लें कि न्यूक्लियस का कितना हो सकता है। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला था, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करेंगे और हमें ये मालूम है कि न्यूक्लियर साइज इस आर नॉट से तो कम ही होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से। तो इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अल्फा की वैल्यू डाली गई थी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5.5 1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल हो गया, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, और या मेगा कहते हैं, जो भी आप कहते हो, तो हमारे लिए तो 10 की पावर 6 ही होता है बोलने के लिए जो बोल रहे हैं। और गोल्ड हो गया z की पावर 79, गोल्ड के लिए z की वैल्यू 79 होती है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी, कुछ नहीं किया, आप भी पुट कर दीजिए। 9 इंटू 10 की पावर 9, z हो गया 79 इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज, और के अल्फा, सॉरी बेटा, के अल्फा की वैल्यू हो गई अल्फा पार्टिकल को जो आप काइनेटिक एनर्जी दिए थे। इन सबको सॉल्व आपने किया तो वैल्यू आ गई 4.13 इंटू 10 की पावर -14 मीटर, यानी इसको लिख सकते हो 41.3 फर्मी मीटर। यानी ये जो वैल्यू आई ये क्या दिखा रही है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो फर्मी मीटर के ऑर्डर का है। तो हमारा जो न्यूक्लियस का साइज है वो फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। इसको भी याद करके रखिए जिससे गफलत ना हो। ये भी बात आप समझ पाए होंगे। चलते हैं एक कदम आगे बेटा। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आता है इंपैक्ट पैरामीटर, और अब तो आज के समय में इसका फॉर्मूला भी आप याद, हम बताते हैं भी क्या होता है। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना होगा, पिछली बार सवाल आ गया था, ठीक है। उससे पहले इस फॉर्मूले पे सवाल नहीं पूछे थे, मतलब फॉर्मूले से ये पूछे थे कि क्या इंपैक्ट होगा किसका, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं कराई थी। खैर, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल जो है आपका, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, जिस दिशा में वेलोसिटी पकड़े हुए है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से, जब वो न्यूक्लियस से काफी दूर हो, ये लिखा हुआ है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, एक लाइन खींच दो, इससे ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, इसको हम बी बोलते हैं, इसी को हम इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर जान के फायदा क्या है, फायदा ये है कि कितना स्कैटरिंग एंगल है, मतलब ज्यादा या कम वो पता कर पाते हो, और ट्रेजेक्टरी इसकी, लड़ने के बाद अल्फा पार्टिकल किधर जाएगा, क्या रास्ता अख्तियार करेगा, ये इंपैक्ट पैरामीटर से अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए इंपैक्ट पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए होंगे इंपैक्ट पैरामीटर की वेलोसिटी वेक्टर जो अल्फा पार्टिकल का होता है, जब वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से काफी दूर हो, उस समय उसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये बी, उसे ही हम बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, जो कि आप याद कर लें तो बेहतर है। अब नई सिचुएशन में 1/4πε0 ZE² cot θ/2, थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल, और ½ mv², बी है इंपैक्ट पैरामीटर, थीटा है स्कैटरिंग एंगल। तो इस फॉर्मूले को जरूर पकड़ के रखिएगा, क्योंकि इनमें से कुछ कलाकारी करके पूछ लेते हैं कि अगर आपने z चेंज किया तो इंपैक्ट पैरामीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू अगर आ जाए निचोड़े कुछ, तो आप निचोड़ने को तैयार रहें। बात पकड़ में आई। अब इंपैक्ट पैरामीटर से आप स्कैटरिंग एंगल को कैसे अंदाजा लगाएंगे। अगर इंपैक्ट पैरामीटर लार्ज है, लार्ज होने का क्या मतलब है, बी की वैल्यू ज्यादा होना। अगर बी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ये अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है जो न्यूक्लियस से काफी दूर है। जब न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा तो इस पर रिपल्शन का फोर्स तो कम लगेगा, भाई न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है ना, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। तो जब दो पॉजिटिव आपस में दूर हो जाएंगे तो रिपल्शन का फोर्स कम हो जाता है। तो अगर बी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो इस पर रिपल्शन का फोर्स कम लगेगा, तो इसकी जो स्कैटरिंग है वो कम होगी। भाई सीधे जा रहा था चुपचाप, कोई छेड़ने वाला मिलेगा तभी तो घूमेगा, वरना सीधे निकल जाएगा। तो ये सीधे निकलने की कोशिश में रहेगा, और क्योंकि दूर है इसलिए लगभग बिना छिड़े या बहुत कम स्कैटरिंग एंगल के साथ चला जाएगा। यही बात लिखा है कि बी लार्ज है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, थीटा विल बी 0। लेकिन बी अगर छोटा है, आप छोटा का मतलब है न्यूक्लियस के पास आ जाना, मान लो यहां कहीं आ गया, बी इज वेरी लेस,
उस दिशा में स्कैटरिंग एंगल काफी ज्यादा होगा, हाई डिफ्लेक्शन, क्योंकि प्लस प्लस काफी तगड़ा रिपल्शन लगाएंगे, घूम जाएगा ऐसे वो। तो अगर इंपैक्ट पैरामीटर कम है तो स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा। और तीसरी बात, अगर मान लीजिए B0 ही है, इस पे सवाल बहुत आते हैं। B0 होने का मतलब है कि सेंटर की तरफ ही जा रहा है, ये बाबूजी ऐसे ही जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल सेंटर की तरफ, तो जाकर इससे भिड़ेंगे और इसी दिशा में ऐसे लौट लेंगे, ऐसे जा रहे हैं ऐसे लौट लेंगे। यही तो मतलब हो गया 180 डिग्री। तो अगर d की वैल्यू आप 0 कर देंगे तो स्कैटरिंग एंगल कितना मिल जाएगा, थीटा 180 डिग्री, अपने पाथ को रिट्रेस कर देगा। ये पूछा जाता है आपसे। तो ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहा हूं कि अगर b की वैल्यू 0 ले लोगे, इंपैक्ट पैरामीटर 0, तो वो पार्टिकल हिट करने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर देगा, यानी थीटा स्कैटरिंग एंगल 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी। Note, the shape of trajectory of the scattered alpha particle depends on the impact parameter and the nature of the potential field. तो impact parameter से हम इसकी ट्रेजेक्टरी, यानी ट्रेजेक्टरी का मतलब होता पाथ, रास्ता कौन सा फॉलो करेगा, ये जान सकते हैं। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पकड़ के रखिएगा। अब रदरफोर्ड के मॉडल पे, वहां पे जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, ऑब्जर्वेशन किए, कंक्लूजन किया। कंक्लूजन करने के बाद इन्होंने अपने मॉडल को अनाउंस किया 1911 में, जहां तक कि भैया ये इस तरह का एटम होना चाहिए। आइए देखते हैं रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। तो उन्होंने पहली वही बात बोली कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर। एक एटम में बहुत ही छोटा, मैसिव, छोटा और मैसिव मतलब जिसका मास ज्यादा हो, वो सेंट्रल कोर पाया जाता है, जिसपे सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का रहता है और लगभग पूरा मास एटम का वही केंद्रित है। इलेक्ट्रॉन काफी हल्के होते हैं और न्यूक्लियस उसकी अपेक्षा काफी भारी होता है। तो 99% जो उसका मास होगा वो न्यूक्लियस पे ही मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये थी, सेंट्रल स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर, जो पूरा पॉजिटिव चार्ज और काफी ज्यादा मास खुद ही होल्ड करके रखता है, जिसको ये न्यूक्लियस बोल रहे हैं। अगली बात, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का है, फर्मी मीटर के ऑर्डर का है। और जबकि जो एटम होता है वो 10 की पावर -10 मीटर का होता है। जैसे मैंने बताया 10x10 का कमरा है, तो टिप ले लेंगे पेन की, इतना छोटा न्यूक्लियस आपको मिलेगा। पेंसिल या पेन की टिप की बात की जा सकती है। रदरफोर्ड का तीसरी कहानी क्या थी, उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है सेंट्रल कोर, उसके सराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो उतने ही निगेटिव चार्ज लिए होते हैं जितने की सेंट्रल कोर में पॉजिटिव चार्ज है, जिससे एज ए होल हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ये तीसरा नंबर था कि होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहां पर एक अगली बात वो कहते हैं कि भैया यहां पर देखिए, ये मैंने बनाया नहीं, यहां पर ये जो सेंट्रल कोर था, इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब आपको ये पता है कि कोई भी चीज गोल गोल अगर चक्कर लगाती है तो उसको सेंटीपीटल फोर्स चाहिए होता है। तो ये उसी तरह का जो चक्कर लगा रहा है, इसको सेंटीपीटल फोर्स, कूलाम्बियन फोर्स या प्लस और माइनस चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है उससे मिल रहा है। जैसे चक्कर लगाती है धरती सूरज का, उन्होंने कहा उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, और इसको जो सेंटीपीटल फोर्स मिलता है चक्कर लगाने के लिए, वो कूलाम्बियन फोर्स है, प्लस और माइनस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चारों बात कह के उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कांड कर दिया है। एनीवे, ये भी मॉडल काफी दिन चला, लेकिन इसके बाद इसमें भी दिक्कतें कई, जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई दिक्कतें हो गई। सबसे पहली दिक्कत क्या हुई इसके अंदर कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को स्टैब्लिश नहीं कर पाता, यानी वो एटम स्टेबल रहे। क्यों, आइए देखते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 8, तो वहां यह पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, और जब कोई चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा तो उसके पास जो एनर्जी है वो लूज करेगा। भाई फ्री की तो नहीं निकाल रहा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, खर्चा लगेगा उसको, एनर्जी तो ऐसे ही चलती है। तो यहां पर देखिए ये जो चार्ज है ना, ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो ये एक्सीलरेटेड मोशन है। आप जानते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है, तभी सेंटीपीटल फोर्स की बात की जाती है, 11th में ही सीख लिया था। तो ये जो चार्ज है ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन में है। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव निकाल रहा है।
अगर ये ईएम वेव निकाल रहा है तो इसकी एनर्जी में लॉस हो रहा है। अगर इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी तो इसका रेडियस घटता चला जाएगा और स्पाइरल पाथ पकड़ के ये न्यूक्लियस में जाके भस्म हो जाएगा, ये स्वाहा हो जाएगा, मिल जाएगा, कांड हो गया। उसके बाद तो आप समझे कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल रहा है, खर्चा धीरे 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 इसकी रेडियस कम हो रही है और थोड़ी ही देर में ये जाकर न्यूक्लियस में घुस जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। और जैसे ही स्वाहा होगा ये एटम भी खत्म हो जाएगा। तो ये एटम की स्टेबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह उठ गया कि भैया ये नहीं हो सकता। अब बड़ी गड़बड़, अगली बात एक और इसमें प्रॉब्लम आ गई। वो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखा गया तो वो स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, फोटो मैंने लगाई है। हाइड्रोजन का एटम का स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम, जबकि यहां पर जब ये स्पाइरल पाथ लेगा तो कॉन्टिन्यूअसली इसकी ओमेगा बदलती चली, एंगुलर वेलोसिटी बदलती चली जाएगी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बदलती चली जाएगी। ऐसे ऐसे कम होता जा रहा है ना, तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअसली कम होगी तो इससे एमिट होने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो भी कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए, जबकि हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं, खट 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 लाइन स्पेक्ट्रम। तो आखिर वो क्यों मिल रहा है? वो तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट झूठ नहीं बोलता। आपकी थ्योरी गलत हो सकती है लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद तो जो आता है वो सच होता है। तो इसको भी वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं थी उसको भी एक्सप्लेन करने में ये गड़बड़ा गए। तो ये लिमिटेशंस रदरफोर्ड की रही। अब यहां पे जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो पूरी तरह गड़बड़ नहीं था, जबकि पूरे फिल्म का ट्रेलर था, यानी इट इज ए पार्ट ऑफ द स्टोरी। उस स्टोरी में कुछ बातें और शामिल होनी थी जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो समझे ना, ये बेसिकली जो एटम का स्ट्रक्चर था उसको लेकर एक अच्छा खासा ट्रेलर मिला हमको, पूरी फिल्म नहीं मिली। पूरी फिल्म को कंप्लीट करने के लिए एक नए साइंटिस्ट पिक्चर में आए, उनका नाम था नील बोर। तो नील बोर साहब की भी कहानी हम समझेंगे, उससे पहले एक आधा न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, फिर नील बोर पिक्चर में आएंगे और इस ट्रेलर को कहानी के रूप में थोड़ा आगे फैलाएंगे तो बातें और समझ में आएंगी। आइए पहले कुछ सवाल लगा लेते हैं। तो ये पहला एक सवाल है जो बहुत ही आसान है। In a Geiger-Martin experiment, वही अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट, what is the distance of closest approach to the nucleus? क्या क्लोजेस्ट अप्रोच है न्यूक्लियस की, जिस हम लोग 7.7 MeV का अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं, जो कि कम्स मोमेंटली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इस डायरेक्शन। मतलब वही गया वो R0 तक और वापस आ जाएगा। शुरुआती जो एनर्जी दी है, जो कि काइनेटिक एनर्जी दी है, वो 7.7 MeV है, अल्फा पार्टिकल यहां पर है। तो हम जानते हैं एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक आप देते हैं और जहां तक पहुंचता है क्लोजेस्ट अप्रोच पर वो उसकी पोटेंशियल होती है। तो यहां पर इस लॉजिक से हाफ mv² काइनेटिक और ये पोटेंशियल 1/4πε0 Ze into 2e, ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज अपॉन R0। और अगर आपको फॉर्मूला सीधे याद है जो मैंने कहा था याद करके रखिएगा, R0 इज इक्वल टू 2q1q2 अपॉन mv², उसको भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। खैर अब यहां से वही R0 हमने निकाल लिया, यहां से देखिए R0 निकाल लीजिए के अल्फा के टर्म में, ये वैल्यू हो गई। अब यहां पर ये वैल्यू रख दीजिए, 1/4πε0 होता 9 × 10⁹, 2 की वैल्यू 2 हो गई। Z का मतलब हो गया गोल्ड लेके चलेंगे क्योंकि गैगर-मैटसन में तो सोना ही लिया था। Z 79 इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर और के अल्फा जो हमने दे रखी है चेंज करके MeV में की जगह जूल्स में चेंज करके। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, 29.5 × 10⁻15 मीटर या आप 30 फर्मी मीटर इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह सकते हैं। इस तरीके से देखिए सवाल यहां हो जाता है। और कल को यहां पर अगर अल्फा पार्टिकल की जगह कोई और पार्टिकल रख देंगे तो 2e की जगह उसका चार्ज रख दीजिएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए थोड़ा समझना जरूरी होता है और मैं डिटेल्ड वन शॉट बनाता हूं जिससे आप पकड़ पाएं कि थोड़ा ट्विस्ट भी आए कि तो कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, हम नहीं हिलेंगे। चलिए आगे एक और सवाल पकड़ते हैं। A narrow beam of protons each having 4.1 MeV, ये देखिए प्रोटॉन की बात करने लगा, अल्फा पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन की बीम। एनर्जी इज अप्रोच ए शीट ऑफ लेड जिसका Z भी चेंज है, देखिए अब गोल्ड फॉयल भी नहीं रह गया, Z82 है। अब उसमें स्पीड ऑफ ए प्रोटॉन इन द बीम पूछ रहा है कि जो बीम है उसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है प्रोटॉन की स्पीड क्या है, दूसरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए। तो आप जानते हैं कि जो Kp होगी प्रोटॉन का जो एनर्जी होगा
वही तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू 4.1 एम ई वी के बराबर दे रखा है। एम वी ई वी को आप जूल में चेंज करेंगे तो 10⁶ एम का मतलब, ई वी का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 एडजस्ट करेंगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहां पर आप वी स्क्वायर निकालने चले तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एम से डिवाइड, ये मास ऑफ प्रोटॉन है नीचे जो लिखा है, यही सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व आपने किया गुणा भाग करके, रूट लगा के वगैरह वगैरह, तो v की वैल्यू आ गई जो कि प्रोटॉन की स्पीड है 2.8 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन इन द बीम। पहला वाला पार्ट हो जाता है। दूसरे पार्ट में एट द क्लोजेस्ट अप्रोच, फिर वही फंडा, काइनेटिक बराबर पोटेंशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 1/4πε0 जेड ई इंटू ई। किसकी कहानी है? प्रोटॉन की। हर जगह अल्फा पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन पे पाए जाने वाला चार्ज तो केवल प्लस ही होता है, तो प्लस ही और जेड ई अपॉन आर नॉट। अब यहां पे आर नॉट की वैल्यू निकाली तो 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब यहां पे सारी वैल्यू रख दो, 1/4πε0 की 9 इंटू 10⁹, Z की जगह 82, ई स्क्वायर हमें पता ही रहता है, और केपी की वैल्यू जो प्रोटॉन बीम थी उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डाल दी। ये आ गया 28.8 इंटू 10⁻15 मीटर, या फर्मी मीटर में लिखेंगे तो 28.8 फर्मी मीटर, और ये आपका आंसर आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखिए ये सवाल इसीलिए कराया कि हर जगह अल्फा पार्टिकल लेके ही नहीं चलना है। अगर सवाल में बदलाव है तो आप भी उस हिसाब से कैलकुलेशन बदलेंगे, फॉर्मूला बदलेंगे, लॉजिक बदलेंगे। इसको भी आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ कैसे लेना है, मैंने अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। कैसे लेना है वो मैंने वीडियो के शुरू में बताया, 1 मिनट देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। अब जो बड़ी फेमस कहानी है बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन, वो मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली बोर ने ये बोल दिया था, जो आपको मालूम होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के, ये इनके पास मनचाही ऑर्बिट नहीं होती है, क्योंकि मनचाही ऑर्बिट होगी तो फिर वही लफड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगे, वो भस्म हो जाएगा वो। तो उन्होंने कहा उनके पास एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स या कुछ पर्टिकुलर रास्ते ही होते हैं, जिन ऑर्बिट में या जिन रास्तों पर चलकर उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, स्टेशनरी ऑर्बिट्स उनको बोलते हैं। उन सड़कों पे चलेंगे तो भाड़ा नहीं लगेगा, बस में बैठेंगे तो फ्री बस सेवा है सरकार ने की है कि आपके लिए इस सड़क पर कोई पैसा नहीं लगेगा। उसी तरीके से भगवान ने या साइंस ने, ऐसा कुछ नेचर ने कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में चक्कर मारेगा तो वो एनर्जी नहीं निकालेगा। तो वो जो ऑर्बिट हैं उसको इन्होंने क्लब किया था बोर साहब ने, कि वो ऑर्बिट होती हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसी को बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं, उसी को यहां निकाल रहे हैं। ठीक है, बोर का भी मॉडल समझेंगे। तो बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है? वो ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसको कोई खर्चा पानी नहीं लगेगा, उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो स्टेबल हो जाएगा वो। तो इसी चीज की हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो जो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल निकाल लिए थे, वो निकाल कैसे लिए हैं, क्या आया होगा, ये भी बात जानते हो कब पता चली? आगे भी देखेंगे। बोर ने तो पहले बता दिया था, और 10 साल बाद इसका एक्सप्लेनेशन डिब्रॉय ने किया, आफ्टर 10 ईयर्स इनके बनाने के बाद। तो कैसे कैसे बिरले लोग हैं, कुछ लिख जाते हैं, पढ़ जाते हैं, और उस क्यों हुआ ये ढूंढने में 10 20 30 साल निकल जाते हैं। पूरी साइंटिस्टों को, मतलब ऐसे ही हिंदुस्तान के एक साइंटिस्ट थे रामानुजन साहब, मैथमेटिक्स वाले, वो भी कई चीज ऐसी लिख गए हैं जो अभी तक रिसर्च चल रही है कि भैया होती कैसे। सच है, कैसे होती पता ही नहीं चल रहा है। सोचिए क्या बोला जाए। खैर वापसी करते हैं टॉपिक के ऊपर। एनीवे, अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय हाइपोथेसिस, डिब्रॉय वही वाले जो डुअल नेचर में आए थे, जो बताते थे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज से जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय हाइपोथेसिस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एसोसिएटेड विद वेव कैरेक्टरिस्टिक। बात समझ में आ चुकी, डुअल नेचर में हम पढ़ चुके हैं। Hence a circular orbit can be taken to be stationary energy state only if it contains an integral multiple of de Broglie wavelength। अब इन्होंने कहा कि ये जो चक्कर लगाएगा, जो भी ऑर्बिट पकड़ेगा,
वो ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट हम ले सकते हैं, क्योंकि वेव ऑर्बिट में स्टेशनरी वेव्स बना करती थी, आप ध्यान दिए होंगे। स्टेशनरी वेव्स में क्या होता था, 11 में पढ़ा था आपने, वो रस्सी बांध के हिलाने वाला स्टेशनरी वेव्स, और वो एयर कॉलम वाला भी। तो स्टेशनरी वेव्स में क्या होती थी, किसी एनर्जी जो है प्रोपोगेट नहीं होती थी, उसी में फंसी रहती थी। जिसके बीच में स्टेशनरी वेव्स बनी है वो उसी में रहती थी, जाती नहीं थी कहीं एनर्जी। तो एनर्जी अगर जा नहीं रही है और आप कह रहे हो कि भैया इलेक्ट्रॉन भी जिसमें चक्कर मार रहा वहां भी एनर्जी कहीं नहीं जा रही, वही है, इसलिए ये लॉजिक भिड़ा दिए। मतलब और भी बढ़ाए होंगे, जो मेरी समझ में आ रहा वो हम बता रहे हैं, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट बहुत महान साइंटिस्ट थे, वो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट अगर हमको लेना है तो इसमें जो ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट भैया वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तभी स्टेशनरी वेव्स बन पाएंगी पूरी तौर पे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये 2 पाई आर का चक्कर ले रहे हैं, 2 पाई आर मतलब सरकमफ्रेंस या क्या बोलते हैं पेरीमीटर सरकमफ्रेंस, जो भी नाम धरते हैं, वो लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तभी स्टेशनरी वेव्स बनती हैं कि भाई पूरा लेमडा बन जाए। ठीक, अब यहां पर अब डिब्रॉय क्या बोलते हैं कि हमारी जो मैटर वेव्स थी या डिब्रॉय वेव्स थी, उनकी वेवलेंथ होती थी h/mv। ये 11th ये चैप्टर 11 में हम देख चुके हैं। अब यहां पर लेमडा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो ये 2 पाई आर बराबर लेमडा की जगह h/mv। अब इस एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो ये जो r है इसके साथ mv को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये mvr आ गया जो एंगुलर मोमेंटम है, और nh अपॉन ये 2 पाई नीचे चला गया। ये देखिए यहां से बातें निकली, और फिर ये कहा गया दिस इज द क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ बोर। जो सेकंड पॉस्टुलेट में जो मॉडल दिया था एटम का, सेकंड पॉस्टुलेट में सबसे पजलिंग यही था कि ये nh अपॉन 2 पाई ले कहां से आए, बोलने कुछ भी बोले दे रहे हैं, तो भाई कैसे हो गया, ये जवाब ही नहीं दे पा रहा कोई। खैर, तो आप समझ गए होंगे दिस इज द फेमस बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये किसने एक्सप्लेन किया था, डिब्रॉय ने। अंत में एक बार फिर से इसको मैं करूंगा, कब, जब ये बोर साहब दे गए, नील बोर, उसके 10 साल बाद। तो ये इसका गणित था, ये इसकी कलाकारी थी, ये इसका सिस्टम था, जिससे आप ये कह सकते हैं कि h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में अगर एंगुलर मोमेंटम हुआ तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पर कोई खर्चा पानी नहीं लगेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा। खैर, तो दस ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स कैन बी अलाउड स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन का खर्चा पानी ना लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस ना हो, अपने पास जितने पैसे हैं वो रोके रहे, खर्चा नहीं लगेगा। तो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। उन्हीं ऑर्बिट में वो चक्कर लगा पाएगा जहां पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर हो, वरना फिर खर्चा पानी लगेगा और रह ही नहीं पाएगा वो वहां। खैर, अब बोर्स का एटॉमिक मॉडल 3 पोस्टुलेट्स इन्होंने दी थी बोर साहब ने, और रदरफोर्ड में जो दिक्कतें थे वो भी दूर कर दी। इसमें भी लिमिटेशन आपको मिलेंगी नील बोर में, ये अंत में हम लोग देखेंगे। खैर, अभी बोर साहब की पहली पोस्टुलेट्स क्या है कि that an electron is an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy। इन्होंने कहा कि स्टेबल ऑर्बिट्स कुछ अवेलेबल है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट नहीं करेगा, एनर्जी नहीं करेगा। और इस पोस्टुलेट्स के अनुसार कुछ पॉसिबल स्टेशनरी ऑर्बिट्स ही होती हैं, इलेक्ट्रॉन मनचाही ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकता, क्योंकि वो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है या वहां पर वो एनर्जी अपनी कंजर्व नहीं रख पाएगा। ठीक है, ये पहली उनके मॉडल था, ये चक्कर लगा रहा है तो इस स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट्स में नो लॉस ऑफ एनर्जी होने वाला है, और ये डेफिनेट है, सब नहीं, कुछ ही पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ये दूसरे पोस्टुलेट में बताते हैं कि ये जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं ये कौन सी होती हैं। अभी तो उन्होंने कहा होती हैं, भाई अब कौन सी होती हैं, ये बात इन्होंने सेकंड वाले में बोली जहां पर हम लोग बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन का जिक्र कर रहे हैं। ये वो ऑर्बिट्स हैं जो कि जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वही ऑर्बिट आपको यहां मिलेंगी। तो यही चीज लिखी, दस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है कॉन्टिन्यूअस वैल्यू नहीं मिलना, एक के बाद
1.1 ही मिल रहा है, जैसे 1 और 1.1 के बीच में कुछ नहीं मिल रहा है। ये क्वांटाइज चीजें बोलते हैं। जैसे आप ब्रेड खाते होंगे तो ब्रेड में एक पीस के बाद दूसरी पीस लेंगे या एक का आधा करेंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो। बिस्किट खाते हैं तो एक पैकेट में 20 बिस्किट निकले, 15 निकले, 10 निकले, महंगाई ज्यादा है, कम बिस्किट मिल रहे हैं आजकल, तो वहां पर आपको क्वांटाइज्ड है कि भाई 10 है, 9 है, ऐसा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये यहां पर एंगुलर मोमेंटम की जो क्वांटाइज्ड कंडीशन है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों क्वांटाइज्ड है? h अपॉन 2 पाई को n से मल्टीप्लाई करते जाइए तो कुछ फिक्स वैल्यू आएंगी, h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम बेटा होना है वो nh अपॉन 2 पाई होना है, वही स्टेबल ऑर्बिट्स कहलाएंगी जहां पर इसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये नील बोर की सेकंड पोस्टुलेट थी, जो क्वांटाइजेशन कंडीशन भी इसको कहा जाता है। तीसरी बात नील बोर ने क्या किया कि जो कलाकारी हमारे प्लैंक्स और आइंस्टाइन कर गए थे उनको इन्होंने इंक्लूड किया और बताया क्या कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में जंप करता है तो वो जितना एनर्जी का डिफरेंस है दोनों ऑर्बिट के बीच में, उसके बराबर का एक फोटोन, उस एनर्जी के बराबर का एक फोटोन रिलीज कर देता है। फोटोन की कहानी तो भैया आइंस्टाइन बता गए थे चैप्टर नंबर 11 में अपनी पढ़ाई के अनुसार, बता तो 1905 में गए थे। तो एच न्यू, तो एच न्यू के बराबर जो फोटोन है वो निकल जाएगा, और एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन है, वो कितने के बराबर होगी? इन दोनों ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है। यही बात पूरी भाषण में यही लिखी हुई है कि एच न्यू बराबर ई आई माइनस ई एफ, ई इनिशियल ई फाइनल, क्योंकि एमिट कर रहा है तो ई इनिशियल ई फाइनल से बड़ी होनी चाहिए। ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में जा रहा है तो एमिट कर देगा, कम से ज्यादा में जा रहा है तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस निकालेंगे नहीं मतलब लगाएंगे, तो इसमें कुछ गफलत है नहीं, है ना। बढ़िया, ये भी बात आप सीख पाए। अब रेडियस एंड स्पीड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में। ये अब आगे की 2-4 स्लाइडें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या निकालने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वो चक्कर जो लगाता है उसमें किसी ऑर्बिट में उसकी रेडियस कितनी होती है। चौथी ऑर्बिट में है तो भैया रेडियस बताइए, और कितनी स्पीड से चक्कर लगा रहा है। ये बातों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं या जा रहे हैं, इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो यहां पर देखिए फॉर्मूले जो कि रट लेने हैं आपको। रेडियस, इसे Rn लिखना चाहें तो Rn भी लिख सकते हैं, nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर, याद कर ले बेहतर रहेगा। वेलोसिटी vn लिख सकते हैं, nth ऑर्बिट में क्या वेलोसिटी है, तो vn इज इक्वल टू 2 पाई के z स्क्वायर अपॉन nh। ये, और यहां पर हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 रख दीजिए, और पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू भी 1 रख दीजिए। ये इन जनरल निकाले हैं। हाइड्रोजन के लिए अगर हम पहले ऑर्बिट की चर्चा कर रहे हैं तो z होता है 1 हाइड्रोजन के लिए, और n 1 रख दिया क्योंकि पहली ऑर्बिट की कहानी कर रहे हैं। तो उस समय ये जो r होती है रेडियस, ये मिनिमम रेडियस होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पहली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है। और ये R0, इसे बोलते हैं बोर रेडियस। ये बोर रेडियस होती है जो मिनिमम रेडियस होती है पहली ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। उसकी वैल्यू आप याद कर लीजिएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, इसे बोलते हैं बोर्स रेडियस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ना समझ लेना, R0 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से समझा जाता है। तो ये बोर्स रेडियस है, अलग से मैंने फिर समझाया है वैसे। और यहां हम बात करें पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होगा, तो कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो c अपॉन 137। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको भी याद करके रखिए। nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन निकालना है तो इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। Rn इज इक्वल टू nth ऑर्बिट का रेडियस बराबर n स्क्वायर इंटू R0। R0 पता है, n स्क्वायर अगर तीसरी ऑर्बिट में है तो 3 का स्क्वायर यानी 9 R0 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। और अगर ये nth ऑर्बिट में अगर वेलोसिटी हमको स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये vn की वैल्यू 1 अपॉन 137c और अपॉन n, यानी v अपॉन n। यहां लिख सकते हो vn इज इक्वल टू v1 अपॉन n। ये nth ऑर्बिट में होने वाली स्पीड आप निकाल सकते हैं। अगली बात करें, अगर कोई भी इन जनरल कोई और एटम है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के लिए तो z बराबर 1 होता है, लेकिन कोई और ले लोगे तो क्या z है अपने हिसाब से होगा, उस समय फॉर्मूला चेंज कर देना होगा। आजकल सवाल आ जाते हैं, Rn की वैल्यू है n स्क्वायर R0 अपॉन z।
इन जनरल। तो वो z जो उस एलिमेंट का होगा वो पुट कीजिए, n का मतलब जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं वो n स्क्वायर आर नॉट अपॉन z। तो ये कहानी आपको याद होनी चाहिए, इसलिए पहला समरी फॉर्म। अब यहां पर हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे बेटा, जैसे मैंने कहा था कि सारे डेरिवेशन मिल जाएंगे, मजा ले लेंगे आप। अब देखिए रेडियस एंड स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस और स्पीड निकालने वाले हैं। तो यहां पर देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है प्लस जेडी है, और यहां बेटा एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, जो चक्कर लगा रहा है, जिसकी लीनियर वेलोसिटी v है और रेडियस r है। अब ये जब गोल गोल चक्कर लगाएगा तो इसको चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों बीच का अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही इसको मिलेगा। तो यहां पर F की वैल्यू जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितनी होगी, कोलंबियन फोर्स के बराबर k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। k लिखा, q1 का मतलब प्लस जेडी और ये q2 का मतलब इलेक्ट्रॉन और बीच का रेडियस r स्क्वायर, तो k जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब दिस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है mv स्क्वायर बाई आर, तो ये mv स्क्वायर बाई आर बराबर दिस फोर्स k जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो आर वार कट रहा है इसको काट कूट लिया हम लोगों ने, तो ये देखिए इस आर से ये आर स्क्वायर कट गया, mv स्क्वायर बराबर k जेड स्क्वायर अपॉन आर, और आर की वैल्यू निकाली जो कि आर एन है बेसिकली, k जेड स्क्वायर अपॉन एम वी एन स्क्वायर। ये आपका यहां पर आ जाती है आर एन की वैल्यू। याद रखिए रेडियस आ गई है जिसमें वेलोसिटी इंक्लूड है, भी वेलोसिटी भी दिख रहा है। अब देखिए बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है एंगुलर मोमेंटम की, वो तो कहते हैं ना उसी में चक्कर लगाओगे जहां एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहां पर L बराबर mvr बराबर nh अपॉन 2। अब यहां से देखिए तो r, ये जो r है यही rn है, तो rn की वैल्यू निकाली तो nh अपॉन 2 और mv नीचे आ गया, ये देखिए नीचे आ गया। ये rn और ये rn बराबर कर दीजिए तो केवल vn बचेगा, वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब यहां पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो कि नीचे लिखी हुई है और 3 इधर लिखी हुई है, इन दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि रेडियस तो वही है। अब देखिए इक्वेट किया तो k जेड स्क्वायर अपॉन एम वी एन स्क्वायर और ये nh अपॉन 2 mv, ये जो वैल्यू थी। अब यहां से vn निकाल लो, ये vn इसी को काट पीट के निकाल लिया, जो mm काट सकते हो एंड वगैरह वगैरह जो भी कट पीट रहा है, तो ये आ जाएगा 2 देखिए 2 और इधर सेट कर दीजिए आप, ये v भी ये भी vn है तो ये v स्क्वायर से काट दीजिए, तो 2 k z स्क्वायर और nh नीचे आ गया। ये स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गई इन nth ऑर्बिट, n की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा आ जाएगा, z भी है इसके अंदर। तो ये vn यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला। अभी रेडियस नहीं मालूम है, अब रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस vn की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इसमें ये जो v दिख रहा है ना, दिस इज vn, ये देखिए पुट कर दिया rn का nh अपॉन 2 और ये 1 अपॉन vn है तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, vn से डिवाइड करना है तो 1 अपॉन वी एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही काम यहां पे कर दिया, पलट के लिख दिया, ये करना जानते हैं आप। तो आर एन की वैल्यू यहां निकली। अब यहां पर देखिए ये आर एन हमने कैलकुलेट कर डाला जो बनना है, तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, यहां सब कैलकुलेट करके, और ये वैल्यू हो गई कितनी, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और रेडियस ऑर्बिट ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये चीज यहां मिल गई। तो आर एन हमने निकाल लिया बेटा, और हमने साथ में जो वैल्यू थी यहां वी एन तो निकाल के ही रखा था। अब रिलेशन बिटवीन आर एन वी एन ये भी बहुत याद करना जरूरी है, क्योंकि कई जगह न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल होता है कि कहीं वी एन पता हो तो आर एन निकाल दो, या आर एन पता है तो वी एन निकाल दो। तो इसको भी आप इन्हीं से दोनों से रिलेशन बना सकते हैं। आर एन की वैल्यू हो जाएगी के जेड स्क्वायर एम वी एन स्क्वायर। ये कहां काम आएगा, जहां वेलोसिटी दे रखी और रेडियस पूछ ली, या रेडियस दे रखी वेलोसिटी पूछ ली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से जुगाड़ करके जो आपको सवालों को न्यूमेरिकल लगाने में मदद करेगी। तो उम्मीद है समझ पाई। ये डेरिवेशन हो गया वी एन बाई कितना, जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन भाई साहब nth ऑर्बिट में, उनकी कितनी स्पीड है, इतनी स्पीड है, कैसे आई मालूम, उनकी कितनी रेडियस है, इतनी रेडियस है, और इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। बहुत बढ़िया काम बना, उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बोर्स रेडियस जो मैंने समझाया था कि हाइड्रोजन के अंदर अगर पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसको हम बोलते हैं बोर रेडियस। तो ये हम लोगों ने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था
इसमें अब हम इसमें n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 होता है, पहली ऑर्बिट में चक्कर लगाते वक्त रेडियस चाहिए तो n की वैल्यू भी 1 पुट कर दो। तो z और n दोनों हमने यहां पर क्या किया, 1 और 1 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। और ये जो R0 है इसी को बोलते हैं बोर रेडियस। तो ये बोर्स रेडियस क्या होती है आपसे पूछा जाए तो ये सेंटेंस भी लिख दिया है, जब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है पहली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी जो रेडियस होती है उसे बोलते हैं बोर रेडियस। वो कितने के बराबर होती है बेटा जी, 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये याद भी रखिएगा, दिया भी रहता है सवालों में, लेकिन हमको ये छोटी छोटी फिगर याद भी रखनी जैसे हम फटाफट कर पाए और ना दिया हो तो उस खतरे से बच भी पाए। उम्मीद है ये बात भी आप पकड़े होंगे। अब इन जनरल अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन नहीं कोई और एटम की बात चल रही है तो उसकी वैल्यू होती है Rn बराबर n² इंटू R0। इसको भी याद करिए, आजकल MCQ वगैरह में टपका देते हैं, हाइड्रोजन की जगह कुछ और दे दिया तो भैया R0 तो ये पता ही है, n और z उस एलिमेंट का रख के Rn निकाल लेंगे हम लोग। दूसरी बात, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो उस केस में z की वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, Rn = n² R0 हो जाएगा। अगर पूछे कि पांचवी ऑर्बिट में रेडियस बताइए तो पांचवी यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू R0 पता ही है। बस ये सब इसीलिए मैंने लिखा है एक जगह जिससे आपको सुपरलेटिव डिग्री का फायदा हो, एक टॉप क्वालिटी कंटेंट सुपर इजी लैंग्वेज में कम से कम टाइम में आप तक पहुंचे। ये मैं होमवर्क कर रहा हूं आपके लिए मेहनत, और आप इसको अपने दिमाग पर रिटेन अगर कर पाए, पढ़ने के बाद नोट्स बना के दिमाग में इसका इस्तेमाल करके एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देख के जैसा भी आपको लगे तो इसका फायदा आप उठा पाएंगे। खैर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, अब वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कैसे निकली थी भाई, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड इन बोर रेडियस, यानी n की वैल्यू और z की वैल्यू यहां भी हमें 1 कर देनी है। हम क्या निकालना चाहते हैं, बोर्स रेडियस में, यानी कि n बराबर 1 में हाइड्रोजन जब घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका स्पीड कितना है, उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड जब n बराबर 1 या हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है। इसी फॉर्मूले में n और z की वैल्यू 1 रख दी, कैलकुलेशन के बाद c/137 आ जाता है। c वही स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो v0 की वैल्यू हो जाती है c/137। और अगर हम इसी तरह बातचीत करें कि vn कितनी हो जाएगी, कोई और एटम लेके बैठ गए तो z/n लगा देना है v0 के साथ। देखिए v0 तो हमको मालूम ही है, c/137 बड़ा आसानी से कैलकुलेशन कर पाओगे, और z/n जो एटम आपको दिया है उसके लिए जो वैल्यू सुटेबल है वो डाल दीजिए। तो ये जानना आजकल जरूरी है क्योंकि इस पे सवाल बनता है, केवल यही जान के अगर छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उम्मीद है पकड़ पाए आप। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 कर दो, तो ये z बराबर 1 कर दो, v0/1 आ जाएगा। ये हाइड्रोजन के लिए बात बन गई, ये किसी भी एटम के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए। मेरे ख्याल से ये बात भी पकड़ पाए होंगे। और H2 के लिए ये वैल्यू लिखी, क्योंकि v0 की जो वैल्यू थी c/137 वो c/137 लिख दी गई है। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रहना चाहिए। अगली बात करते हैं एनर्जी की, कि कितनी एनर्जी इसकी है, कौन सी कहां सी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में हाफ mv² लिख दीजिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है। भाई हाफ mv² का फॉर्मूला लगा देंगे, v हमने निकाल रखी पीछे से, तो जब वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आती kZe²/2r। ये क्या है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। उस समय जो उसकी ये काइनेटिक एनर्जी होगी k, ये जो k है ये काइनेटिक एनर्जी है, ये k और ये k सेम ना समझ लेना, ये कूलॉम्स कांस्टेंट वाला 1/4πε0 और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इसी में बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k(q1q2/r), r वार की सेंस में अगर लिख दें Ze माइनस करके, देखिए सारी वैल्यू रख के, तो ये वैल्यू हो जाएगी -kZe²/r। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। भाई इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है ऑर्बिट में तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और दोनों जोड़ेंगे तो आपकी मिल जाती है टोटल एनर्जी। अब इनको जोड़ देंगे अगर तो हमें मिल गई टोटल एनर्जी। बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें ये जोड़ दो, ये प्लस है ये माइनस है, जोड़ोगे तो ये देखिए -kZe²/2r निकल आएगा,
ये टोटल एनर्जी। इन तीनों में जो रिश्ता है वो रिलेशन आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफी सवाल बनते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है विद माइनस साइन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव तो होती नहीं, या जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, उसी पे माइनस लगा दोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, और उसका टोटल एनर्जी का आधा कर दोगे, टोटल एनर्जी का डबल कर दोगे तो यू मिल जाएगा, क्योंकि यू बराबर क्या हो गया है 2En। तो टोटल एनर्जी का डबल कर दोगे तो यू मिल जाएगा, और जितनी काइनेटिक है माइनस साइन लगा दोगे तो टोटल निकल आएगी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल एमसीक्यू कहीं भी मिलेगा आपको, और हमें तो लग रहा है इस पे एक सवाल इस बार आना लगभग तय है, बाकी आप देख लें मतलब पढ़ लीजिएगा, क्या देखेंगे आप, कभी कभी तो आपको बहुत कुछ नहीं मालूम होता है। और ये मैंने इसी के ऊपर लिख दिया तो उसको हटा देता ही हूं, वरना परमानेंटली लिखा ही रहेगा ये, तो इसको मैं हटा देता हूं। और यहां पे देखिए जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है, अगर nth ऑर्बिट में निकालना है तो कैलकुलेशन कर देंगे तो En की वैल्यू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। तो इस फॉर्मूले को भी जहन में रखें कि कहीं निकालना पड़ जाए कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है फला ऑर्बिट में, तो n की वैल्यू रख के खट से निकाल दीजिए, तो ये टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी आपको मालूम पड़ गई। उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे। अब कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करते हैं, यहां में एक छोटा मोटा डेरिवेशन वो भी समझाने की कोशिश करेंगे आपको। En की वैल्यू जो टोटल एनर्जी थी वो -kZe²/2r थी। अब इसने क्या किया, ये इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज आप, बाकी आर वार की वैल्यू, तो ये देखिए एक लंबा चौड़ा सा, इसको बस अंदाजा ले लीजिए आप, ज्यादा इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, फाइनल रिजल्ट मैटर करेगा, कैसे आया ये थोड़ा जानकारी दे रहा हूं। En बराबर ये वैल्यू जो थी सारी वैल्यू पुट कर दो कि ये वैल्यू आ गई टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में जाएगा तो hν के बराबर एक फोटोन रिलीज कर देगा, है ना, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी रिलीज बाय दी फोटोन के बराबर। अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा E - EF, जहां EI बड़ा है EF से, और वो फोटोन की एनर्जी के बराबर जो कि hν के बराबर है। अब न्यू की बात करें तो 1/h EI - EF लिख सकते हो, भाई कुछ नहीं किया, h को नीचे कर दिया। अब यहां पर क्या होता है, c बराबर न्यू लेमडा होता है, और न्यू बार को बोलते हैं वेव नंबर 1/λ। तो इस इक्वेशन में हम c से डिवाइड कर देते हैं, तो ये न्यू बाई सी है जो कि 1/λ के बराबर है, ये न्यू बाई सी है जो कि 1/λ के बराबर है, तो न्यू बार 1/λ हो जाएगा 1/sc EI - EF। अब इसमें EI और EF की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर आपको समझा रहे हैं, बस अंदाजा लीजिए, ये सारे कचड़ पचड़ आके 1/NF² - 1/Ni² हो जाएगा। इतनी जो वैल्यू लिखी है इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। अभी सरल फॉर्मूला एक निकल आएगा, उसको ध्यान कर लेना है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.0973 × 10⁻⁷ पर मीटर। अब इसकी जगह हमने R पुट कर दिया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। न्यू बार जो कि वेव नंबर है या 1/λ है, और इसकी वैल्यू होती है R, ब्रैकेट के अंदर ध्यान रखिएगा पहले NF आता है 1/NF² - 1/Ni²। कई किताबों में N1 N2 लिखा होता है, उससे कंफ्यूजन होता है, कौन N1 कौन N2, इससे बढ़िया है इनिशियल फाइनल के टर्म में याद करिए, पहले इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहां था और फाइनली यहां पहुंच गया। दिस फॉर्मूला आपके कंफ्यूजन को रोक देता है, जहां जहां कंफ्यूजन हो सकता है उसको खुद ही दूर किया जाए। खैर मैं वो कोशिश करता हूं आपके लिए, तो यहां पर इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें इसकी अगर भूल भी जाएं कोई दिक्कत नहीं है, इसको जरूर पकड़े रहें। 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/NF² - 1/Ni², ये लेमडा की वैल्यू हो गई। अब स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपको ध्यान रखनी है कोर्स में है, कई बच्चे सोचते हैं छोड़ देना है हमको, सब नहीं छोड़ना है। तो यहां पर देखिए क्या होता है, 1/λ ये रेडबर्ग कांस्टेंट जैसा बताया, और ये पूरी वैल्यू हम समझा चुके थे, ये पूरा स्लाइड आप समझे हुए हैं, हमने पीछे एक्सप्लेन किया है, ठीक। अब देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम में पहली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं लेमन सीरीज। लेमन सीरीज का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से भी कूदकर, इनिशियल लेवल कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब 1 से तो बड़ा ही हो, यहां हमेशा ध्यान रखिएगा Ni हमेशा NF से बड़ा होना चाहिए इस केस में, ठीक लिखा है क्या, ये भी लिखना उचित नहीं है, इसको हटा देते हैं। खैर हाँ, Ni इज ऑलवेज बिगर देन NF, तो इनिशियल बात करें तो 1 से बड़ा होगा Ni, ये भी इसकी जगह में लिख देना चाहिए था, नहीं तो आप इसको पकड़ लें कहीं कंफ्यूज ना हो जाए।
यहां पर ये लिख दीजिए कि ni की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है। तो ये ni जो है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है जो दूसरी तीसरी चौथी ऑर्बिट में है, कूद कर अगर पहली ऑर्बिट में आता है तो जो वो सीरीज निकालता है, ये जो फोटोन रिलीज करता है, उसे बोलते हैं लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज का मतलब क्या है कि उसको अल्टीमेटली 1 में आना है कहीं से भी। तो कहीं का मतलब है एक से बड़ी से आएगा कूद के, दूसरे से आ सकता है, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, 10वें से पहले में, लेमन सीरीज। और लेमन सीरीज से जो आपका रीजन होता है ईएम वेव का, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, यूवी रेस। ये रीजन भी आजकल पूछते हैं या आइडेंटिफिकेशन के लिए देते हैं। तो ये आपका आ गया लेमन सीरीज, यूवी रीजन में है। दूसरी होती है बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में क्या होगा, उसको कूद कर नंबर 2 पे आना पड़ेगा। कहां से? 3 4 5 6 से। ये अगला जो ni है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से कूद के 2 में आ जाए, 4 से कूद के 2 में आ जाए, 5 से कूद के 2 में आ जाए, तो वो कौन सी सीरीज बना देगा? बामर सीरीज। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर फिक्स हो गया, माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। और इस जो सीरीज होती है, ये सीरीज में जो ईएम वेव निकलती है वो विजिबल रेंज में होती है, हमको दिखाई पड़ती है। इसलिए बामर सीरीज पे काफी सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बामर, ये लाइमन बामर। अब आती है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में क्या है, NF की वैल्यू 3 है, ni 3 से बड़ा होगा, तो 4 5 6 7 से 3 में आ जाए तो बन जाएगी आपकी पाश्चन सीरीज। ये पाश्चन सीरीज कहां बिलोंग करती है? इंफ्रारेड रीजन में। ये भी आप पकड़ पाए। अगली बात ब्रैकेट सीरीज, जहां पे NF की वैल्यू होगी 4 और ni की 4 से बड़ी, तो 5 6 7 8 से चौथी में आ जाए तो आपको मिलेगी ब्रैकेट सीरीज, जो कि इंफ्रारेड रीजन में फॉल करेगी। फिर आएगी फंड सीरीज। फंड का पी साइलेंट है, तो ये साइंटिस्ट के नाम पे फंड सीरीज। तो NF की वैल्यू होगी 5, ni 5 से बड़ा, यानी 6 7 8 9। तो अगर ये 5वें में आ रही है कूद के, तो फंड सीरीज देगी, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में पड़ेगी। लास्ट 3 वाली इंफ्रारेड रीजन में ही है। तो ये सीरीज है, और किस रीजन में कौन सी पड़ रही है, इसकी जानकारी भी आपको चाहिए। हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है वो कूद कर अपनी नीचे की ऑर्बिट, नीचे का मतलब है लो एनर्जी स्टेट वाली ऑर्बिट में आ रहा है, और अपनी एनर्जी डिफरेंस के बराबर, ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस के बराबर आपको फोटोन रिलीज करके दे रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सवाल निकालने में भी मदद करेंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर सवाल में आ जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है किसी की भी, तो यहां पर ni की वैल्यू इंफिनिटी रखनी पड़ेगी आपको। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। 3 में से कुछ भी भाषा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, हाईएस्ट एनर्जी निकालो, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालो। बात एक ही है। उस समय आप ni की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे। ni से कोई भी कहीं भी जंप करेगा तो उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालेगा या मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको बेहतर समझ में आ जाए, बामर सीरीज की बात करें तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, बामर के लिए फाइनल तो 2 होता ही है, इनिशियल इंफिनिटी कर दोगे तो बामर सीरीज की आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चली आएगी। अगली बात होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जहां पर आ रहा है उससे अगली से चला है। अगर वो कूदकर 2 में आ रहा है तो 3 से 2 में आ जाए, अगर कूदकर 5 में आ रहा है तो 6 से 5 में आ जाए, मतलब अगली से जस्ट उसके कम वाली में आ जाए। तो यहां पर लॉन्गेस्ट लेमडा के लिए ni की वैल्यू NF+1 लिखते हैं। ये मैथमेटिकल है, मैंने सरल भाषा कर दी। फाइनल की जो है उससे +1, तीसरे में आ रहा है तो चौथी से तीसरे में, 5वीं में आ रहा है तो छठी से 5वीं में, 8वीं में आ रहा है तो 9वीं से 8वीं में आ जाए, जस्ट बगल वाली से आ जाए, तो उस समय आपको मिलेंगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी भी। दिस इज कॉल्ड H अल्फा लाइन। हमें ध्यान रखिएगा, ये जो H की लाइंस होती हैं, H अल्फा कहने का मतलब होता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना। तो उसके लिए क्या है, आप ni NF+1 लोगे। बामर सीरीज की अगर हम बात करने लगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो फाइनल तो 2 होनी है, तीसरे से उसको जंप करना होगा। तो बामर सीरीज के लिए बात करें तो H अल्फा लॉन्गेस्ट लेमडा फॉर बामर क्या हो गया, NF2 और ni 3। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमडा आ जाएगा, जिसे H अल्फा आप बोलते हैं बामर सीरीज का। H बीटा की बात करें, H गामा की, तो एक एक बढ़ा देना, या 2 बढ़ गया या 3 बढ़ गया। अगर आपको H बीटा निकालना है, तीसरे में कोई आ रहा है तो 5वीं से कूदे, दो एक्स्ट्रा लेकर,
पांचवी में आ रहा है तो सातवीं से कूदे तो एच बीटा, और एच गामा में 3 का डिफरेंस, अगर वो तीसरे में आ रहा है तो छठी से कूदे, चौथे में आ रहा है तो सातवीं से कूदे, NF+3। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नहीं पता अगर आपको हुआ और सवाल में लिख दिया एच अल्फा निकालिए, तो जब एच अल्फा आपको पता ही नहीं है तो निकालेंगे कैसे, क्योंकि इसकी जानकारी लगेगी कहां गया एच अल्फा। ये पता है तभी निकाल पाएंगे, वरना सवाल आता हो ना आता हो आप खड़े हो जाएंगे। तो इसका भी मैंने ध्यान रखा है, जिससे सवाल निकालने में आपको भरपूर मदद मिले। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। अगला सवाल ले लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है 12.6 में, एनसीईआरटी या कहीं का लग रहा है। यूजिंग द बोर्स मॉडल, एनसीईआरटी का सवाल है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन द n बराबर 1 to 3 लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और नहीं किया होगा तो फंसेंगे वहां, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल्स। ऑर्बिटल पीरियड भी निकालना, टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय। कुछ बातें यहां जान लीजिए फिर सवाल करेंगे। बोर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम में स्पीड की बात की जाए तो स्पीड जो Vn होती है ना, तो ऑर्बिट में जो स्पीड होती है वो पहले की अपॉन n होती है, V1 अपॉन n। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। और V1 की, ये Vn ऊपर लिखी हुई है 1/137 C/n। अगर बात की जाए टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड का रिश्ता पहले वाले टाइम पीरियड से n³ इंटू T1 होता है। Tn इज इक्वल टू n³ इंटू T1। इसको याद कर लेना तभी बात बनेगी। अगर हम रेडियस की बात करें, हाइड्रोजन एटम के लिए Rn की वैल्यू n² होती है। और यहीं पर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की वैल्यू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रहती है। ये चार चीजें आपको जरूर मालूम होनी चाहिए न्यूमेरिकल से फाइट करने के लिए। आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए An पहली की बात कर रहा था, तो पहले में ये हो गई V1 अपॉन n। तो अगर n बराबर 1 के लिए V1 निकालने गए तो C अपॉन 137, C की वैल्यू 3 × 10⁸ और 137 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आपकी आ गई मीटर पर सेकंड। V1 की वैल्यू, V1 आ गई 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। अब V2 निकालनी है सेकंड ऑर्बिट में, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो V2 की वैल्यू देखिए निकालने गए तो ये हो गई, ये V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन 2, V1 अपॉन 2। सिंपल यही फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका आधा आ गया 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। तीसरे में भी कर रहा है तो यहां 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो गई, देखिए ये पहले हो जाए, फिर ये तीसरी वैल्यू हो गई V3 बराबर V1 अपॉन n विच इज 3 पुट कर दी, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कर दिया तो 0.73 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये भी वैल्यू आपकी निकल आई 3 वाली। अब ऑर्बिटल टाइम की बात कर रहा है, ऑर्बिटल पीरियड की बात कर रहा है, तो फॉर T1 निकाल लेते हैं। पहली ऑर्बिट में जब चक्कर था तो टोटल डिस्टेंस वो चल रहा था 2πr और वेलोसिटी या स्पीड थी V1, तो 2πr1 अपॉन V1। 2πr1 हमने जो रेडियस होती बोर्स रेडियस वो वैल्यू पुट कर दी, 0.53 एंगस्ट्रॉम मीटर में है तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10। और इस V1 हम निकाले बैठे हैं, ये V1 पुट कर दी। तो हमारा यहां से बेटा क्या हुआ, T1 निकल आया। T1 कितना है 1.52 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड। अब हमें T2 निकालना है, T2 के लिए इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो T2 की वैल्यू हो गई n³ यानी 2 का क्यूब इंटू T1, 1.52 इंटू 10⁻16, 1.22 इंटू 10⁻15 सेकंड। ऑर्बिटल निकल आया। अब हम बात करते हैं बेटा T3 के लिए, तो ये n की जगह 3 पुट कर दो और 1.52 करके मल्टीप्लाई करोगे तो 4.10 इंटू 10⁻15 सेकंड आ गया। ये सवाल जब तक आप किए नहीं रहेंगे, सीधे एग्जाम में जाएंगे तो शायद ये रिलेशंस पे ध्यान नहीं दे पाए होंगे। और अब तो एमसीक्यू में कहो इसी रिलेशन पे एक सवाल आ जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डिटेलिंग थोड़ी समझनी आवश्यकता पड़ेगी आपको। बहुत अच्छी बात है, ये सवाल आपका हो जाता है। देखिए इसको आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इसका पीडीएफ ले ही सकते हैं, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो, फ्री में पीडीएफ ले लो। कैसे लेना है ये मैंने आपको बता रखा है, कहां पर, इस वीडियो के शुरू में। अगर चाहते हैं तो 1 मिनट देख लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, अगली क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। अब यहां लिखा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। ध्यान दीजिए, बामर सीरीज और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बामर सीरीज कौन सी होती है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर नंबर 2 में आए,
तो बामर कहीं से 3 4 5 कहीं से आए 2 में आए बामर, और ऊपर लिखा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट के लिए ni की वैल्यू इंफिनिटी लेनी होती है, सबसे दूर से आए, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट एनर्जी बन जाती है ना। तो लैम्डा फॉर बामर सीरीज का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। अब क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात है इसलिए ni की वैल्यू इंफिनिटी ले लोगे, पुट कर दीजिए इसके अंदर 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर या 1 अपॉन इंफिनिटी की मतलब ही होता है शून्य, तो ये वैल्यू हो गई 0 वाली। तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर यानी 1 अपॉन 4, तो r बाई 4। तो लैम्डा मिनिमम कितना हो गया, रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू रख दो 1.097 इंटू 10 की पावर 7/4, तो लैम्डा मिनिमम आ गया 3.646 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, या लिख सकते हैं 3646 एमस्ट्रॉम, और ये आपका बेटा लैम्डा मिनिमम का आंसर हो गया। तो लैम्डा मिनिमम बामर सीरीज में कितनी होगी, इतनी होगी। सवाल निकालने को आए इस तरह प्रेम पूर्वक सवालों को निपटा मारिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आप पूरी तरह पकड़ पाए होंगे। एक कदम आगे बढ़ा, अच्छा किस रीजन में पूछा था, शायद किस रीजन में, तो आप जानते हैं कि बामर सीरीज की कहानी विजिबल रीजन में, बामर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और दिखती हैं ये, तो विजिबल रीजन में लाई करती हैं, ये बात हम समझ गए। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। आपको शुरू में बताया था कि ये जो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये लाइन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहां देखिए लाइन आ रही है, कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा है। तो ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, ये क्या होता है, तो बेटा क्या होता है, जब किसी गैस में लो प्रेशर पर हम उसको एक्साइट करते हैं। एक्साइट कैसे करते हैं, नॉर्मली करंट फ्लो करके। एक गैस ले ली, प्रेशर काफी कम कर दिया, एक्साइटेशन करना चाहते हैं तो एक्साइटेशन कैसे करेंगे, उसके अंदर करंट भेजेंगे, करंट प्रभावित करेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स चेंज मारते हैं उससे वो क्या करता है, एक ब्राइट कलर की लाइनें छोड़ता है हाइड्रोजन के केस में। तो हम एक डार्क स्क्रीन ले लेते हैं और उसके सामने हम देखते हैं इस तरह की चमकीली लाइनें आने लगती हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा है, वो एटम एमिट कर रहा है, इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रा है। और जो लाइनें मिल रही हैं वो ब्राइट लाइनें मिल रही हैं। तो डार्क स्क्रीन पे ब्राइट लाइनें इस तरह की मिल जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा या एमिशन लाइंस, ब्राइट लाइंस ऑन ए डार्क बैकग्राउंड। समझ में आया आपको। एक लो प्रेशर गैस के अंदर एक्साइटेशन करना है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करके करते हैं। उस गैस के मॉलिक्यूल, उस गैस के जो एटम्स हैं वो ब्राइट, हाइड्रोजन के केस में ब्राइट लाइंस छोड़ते हैं। अगर काला स्क्रीन हम लेके बैठे हैं तो ब्राइट लाइनें उस पे दिखती हैं। इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। इसी का दूसरा स्पेक्ट्रम होता है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, इसके अंदर व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए गैस, अगर हम गैस के अंदर व्हाइट लाइट पास करते हैं और स्क्रीन जो व्हाइट रहती है, स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन पे हम देखते हैं कि फिर हमको लाइनें मिलती हैं, लेकिन काली लाइनें मिलती हैं। और ये काली लाइनें वही होती हैं जो वहां ब्राइट मिल रही थी एमिशन में। वहीं यहां काली क्यों हो गई, क्योंकि उसने क्या किया, एटम्स ने वो वेवलेंथ की लाइटों को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बाकी लाइटें तो दिख रही हैं जो व्हाइट लाइट पास करा रहे थे, लेकिन जिसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है वो डार्क हो गई है। तो यहां पर एटम एमिट की जगह एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये वही होती हैं वेवलेंथ जो एमिशन में थी। इसी वजह से इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मजेदार बात क्या है कि जो एमिशन में लाइनें मिली थी उसी जगह वो वहां ब्राइट लाइनें थी, यहां पर काली लाइनें मिलने लगती हैं। और ये कमाल की बात आप देखेंगे कि ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये डीएनए ऑफ द मॉलिक्यूल या एटम्स होता है। यानी ये किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है आज तक की साइंस के हिसाब से। आपने देखा होगा चंद्रयान भेजा है, और चंद्रयान भेजा मून पे गया वो रोबोट और मिट्टी विट्टी खड़खड़ की और वहां से थोड़ी रिपोर्ट भेज दी कि यहां पर सोडियम मिल रहा है। आप तो कैसे पता सोडियम मिल रहा, भाई हम वहां से सिग्नल आ रहे, कोई मिट्टी तो भेजी नहीं कि हम लैब में टेस्ट कर लें। वो कहानी वही है, वो जो बनाया गया है रोवर वो इतना एफिशिएंट है कि उसके स्पेक्ट्रम को रिलीज करा के चेक कर लेता है। क्योंकि सोडियम जो स्पेक्ट्रम यहां रिलीज करेगा, अगर वो सोडियम वहां है तो वहां भी स्पेक्ट्रम वही रिलीज करेगा। तो हम ये जान जाएंगे बैठे बैठे धरती पे जो वैज्ञानिक लोग हैं कि भैया सोडियम वहां मौजूद है।
क्योंकि उसका एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वही है जो हमें मिल रहा था। इसलिए ये जो प्राणी है, ये जो एटम है, वो सोडियम है। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग साइंस है। तो वो आप ध्यान रखिएगा, ये डीएनए ऑफ द एटम माना जाता है। यानी भाई साहब कुछ भी कर लो, ये लक्षण अपने ये दिखाएगा किसी व्यवस्था में। जैसे डीएनए नहीं बदलता एक बंदे का थ्रू आउट द लाइफ, और उसके बच्चों से भी डीएनए मैच किया जा सकता है। उम्मीद है ये बातों को आप पकड़ पाए होंगे, इंटरेस्टिंग है थोड़ा समझेंगे तो। अब क्या एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है कि जो स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स मिलते हैं हमको हाइड्रोजन एटम के अंदर, कुछ फिक्स एनर्जी लेवल्स है ना, पहली ऑर्बिट का, दूसरी ऑर्बिट का, तीसरी ऑर्बिट का, वो एनर्जी लेवल को हम एक प्लॉटिंग कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से विद सुटेबल स्केल, और उसी डायग्राम को हम बोलते हैं कि भैया एनर्जी लेवल डायग्राम है। जैसे हाइड्रोजन के लिए ये पहला ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट, हमने ये फॉर्मूला देखा था ना, आगे हम दिखाएंगे भी, En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये देखिए पहली ऑर्बिट में कितना एनर्जी लेवल है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहीं n की जगह अगर 2 पुट कर दो तो 2 दूना 4, 4 से डिवाइड मार दो तो ये मिल जाएगा -3.4। और फिर n की जगह 3 पुट कर दो तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -13.6 तो 9 से डिवाइड मार दोगे तो -1.5 मिल जाएगा। इसी तरीके से बाकी, तो ये एनर्जी लेवल्स है। जिस ऑर्बिट में चक्कर इलेक्ट्रॉन मारता है उसके पास ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, और यही स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। अगर किसी और एनर्जी लेवल में रहेगा तो वो रह ही नहीं पाएगा, यही रह सकता है। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लेमन सीरीज के लिए इसमें आना है पहली एनर्जी लेवल में, कहीं से आ रहा हो, दूसरे से आ रहा हो, तीसरे से आ रहा हो, चौथे से, तो ये लेमन सीरीज हो गई। और ये किस रीजन में है, अल्ट्रा वायलेट रेंज में, जो हम समझा चुके हैं। इसी तरह बामर के लिए आप देखते हैं ये क्या है, n बराबर 2, ये देखिए लिखा है। कोई भी आइटम का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से n बराबर 2 में आ जाएगा तो बामा सीरीज जो कि विजिबल रेंज है, ये देखिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से पाश्चन n बराबर 3 के लिए है, ये लिखा है। तो कहीं और से आ रहा है तो पाश्चन, और बाकी आप जाने सब इंफ्रारेड में है, फ्रंट तक की सीरीज है। तो ये आपको एनर्जी लेवल डायग्राम भी दिखाई पड़ गए, और कैसे निकाले मैंने समझाया। इसी तरीके से इवन यहां निकाला गया है इस एनर्जी वाले फॉर्मूले के बेसिस पर। और यहां पर आप En बराबर ये फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया था, E2 निकालना है तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर कर दो, अगला लेवल मिल गया। इसके बाद E3 निकालना है तो 3 के स्क्वायर से, एंड इसी तरह E4 निकालना है, E5 निकालना है, E6 निकालना है, ऐसे निकाल सकते हो। फॉर्मूला हमको ये ध्यान रखना है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर या nth ऑर्बिट में कितना होने वाला है। बढ़िया। अब ये देखिए यहां पे क्लियरली फिर क्या मिल रहा है कि जो एनर्जीज है ना इलेक्ट्रॉन की, पहले में देखिए -13.6, फिर -3.4, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है। तो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल नहीं, क्वांटाइज्ड है इनके ऑर्बिट। यानी ऑर्बिट किस ऑर्बिट में ये चक्कर मार पाएगा सर्कुलर ऑर्बिट में, वो फिक्स है। यही बात लिखी है कि क्लियरली एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनिट वैल्यूज। ये जो वैल्यूज हैं यही तो ले पा रहा है, ये सर्टेन डेफिनिट वैल्यूज व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, दिस इज कॉल्ड एनर्जी क्वांटाइजेशन। क्योंकि मैंने कहा ना कॉन्टिन्यूअस होता है तो कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, और डिस्क्रीट वैल्यू होती है ठक ठक ठक, 1 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो उसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड सिचुएशन, है ना। तो उसे इसे बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। ये एनर्जी क्वांटाइजेशन हो गया बेटा जी। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट सवालों के लिए कि जैसे n बराबर 1 बोलेंगे तो उसका मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, पहली ऑर्बिट में होना, जिसे नॉर्मल स्टेट बोलते हैं। और अगर आप बोल देंगे कि पहली एक्साइटेड स्टेज में है तो n1 जोड़ देंगे उसमें। ये देखिए अगर बोला कि पहली एक्साइटेड स्टेज तो मतलब है n बराबर 2। अगर n बराबर 1 बोला है तो ग्राउंड स्टेज। लेकिन अगर बोल रहा है पहली एक्साइटेड स्टेट है तो एक्साइटेड का मतलब है ग्राउंड वाली एक जोड़ दो उसमें, तो n बराबर 2 लेना। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है तो n बराबर 3 लोगे। अगर थर्ड एक्साइटेड बोला है तो n बराबर 4 लोगे, एक बढ़ा के लोगे एक्साइटेड में, क्योंकि एक्साइटेशन तो नेक्स्ट लेवल पे होता है ना। और ग्राउंड के लिए आप जान ही रहे n बराबर 1 लेके चलोगे। तो ये भी बात काफी सॉलिड जानकारी कम से कम समय में टू द पॉइंट आप तक जा रही है। क्वालिटी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी टीचिंग, क्वालिटी स्टडी, मजा आ रहा है बहुत। खैर
अब डिब्रॉय वेवलेंथ एक्सप्लेनेशन, अब यहां पे जो फिर से मैंने एक बात जो चर्चा की थी वो बहुत पूछा जाता है कि जो बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन थी वो बहुत पजलिंग थी। सेकंड वाली की बात कर रहे हैं जहां पे बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये कहां से टपक पड़ा, ये बहुत चिंतित करने वाली बात थी, इसका जुगाड़ नहीं मिल रहा था। 10 साल बाद हम इस पजल को डिब्रॉय ने सॉल्व किया था। तो वही सॉल्व कैसे किया था बताया था, एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करते हैं। देखिए ये समझे ना कि ये कहानी हो गई कि ये करने हम क्या जा रहे हैं। तो हम लोग जो नील बोर की सेकंड पोस्टुलेट थी जिसमें एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए, वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन का खर्चा पानी नहीं लगता है, वो कहानी h अपॉन 2 कहां से आ गया, ये 10 सालों बाद आपके डिब्रॉय ने बताया था। तो हम ये बता चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी बात जानकारी देते हैं कि इन्होंने कहा कि जो भाई स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, तो स्टैंडिंग वेव्स की तरह, क्योंकि वेव डिब्रॉय ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है जब चक्कर लगाता है तो वेव की प्रॉपर्टी भी शो करता है, और एनर्जी क्योंकि इसको देनी लेनी नहीं है तो उस समय मतलब उस समय लूज नहीं कर रहा है एनर्जी, तो स्टेशनरी वेव बना रहा होगा। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव जब बनती है तो सबसे छोटे में लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा टाइप की होनी चाहिए। लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए। तो स्टैंडिंग वेव्स व्हेन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा बनेगा, तभी स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो पाएंगी। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना है चक्कर लगाने के लिए, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, तो उसकी वैल्यू 2 पाई आर एन को हम बराबर कर देते हैं एन लैम्डा के, क्योंकि स्टैंडिंग वेव्स अगर बननी है तो एन लैम्डा के बराबर बननी है। और डिब्रॉय वेव का जो लैम्डा था वो एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी होता था। यहां पर आप लैम्डा कीजिएगा एच अपॉन एम वी पुट कर दीजिए, पुट कर दिया 2 पाई आर एन इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन एम वी, ये लैम्डा कीजिएगा ये वैल्यू। अब वही जो हमने समझी थी एम वी को आर एन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। एम वी एन आर एन आप जानते हैं ना, जो एंगुलर मोमेंटम था, ये क्लास 11 में पढ़े थे, इसको आरपी लिखते थे, आर इंटू लीनियर मोमेंटम, जिसे आप एम वी आर भी लिख सकते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम है और ये h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। ये पूछा जाता है बहुत आपसे एग्जाम में, इसी 4-5 लाइनों को लिखना है आपको। ये क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम है। अगेन क्वांटाइज्ड का मतलब 1 2 3 4 या 1.5 पौने 2 कुछ भी हो, कॉन्टिन्यूअस ना हो बस। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, h अपॉन 2 मिलेगी, 2 रख दोगे n की वैल्यू तो h अपॉन 2 का डबल मिलेगा, h अपॉन 2 का और 2h अपॉन 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन, जो बोर साहब ने इस्तेमाल की थी। उसका जुगाड़ या उसका एक्सप्लेनेशन डिब्रॉय ने 10 साल बाद दिया था इनकी थ्योरी के। बहुत अच्छी बात है। अब बोर साहब की जो थ्योरी थी उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, आइए फटाफट देखते हैं। तो दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक मॉलिक्यूल्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो इनकी थ्योरी केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होता है हाइड्रोजन या उस टाइप का, उसी के लिए एक्सप्लेनेबल थी, बाकी के लिए फेल कर जाती हैं जहां पे 2 या उससे ज्यादा के इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये जो भाई इन्होंने जो मान रखा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों है, इलिप्टिकल क्यों नहीं? इलिप्टिकल भी हो सकता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नील बोर की थ्योरी में, नील बोर की एटॉमिक मॉडल में हमको नहीं मिलता। एज इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव लाइक प्रॉपर्टीज, जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं डिब्रॉय के हिसाब से। तो ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड एज इन बोर रेडियस, एज इन बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी में एग्जैक्टली रेडियस डिफाइन की गई है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब वो चक्कर मार रहा होता है तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज दिखाता है, तो एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे इलेक्ट्रॉन कहां है। तो ये भी बात रह गई। अगली बात कि जो हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिल रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम, उसमें कुछ लाइनें चमकदार थी, कुछ उतनी चमकदार नहीं थी, यानी इंटेंसिटी का वेरिएशन था। वो इंटेंसिटी के वेरिएशन को नील बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्यों कोई ज्यादा चमक रही, क्यों कोई कम चमक रही है, ये बात रह गई। ठीक है। अगली बात, ये जो फर्दर हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, इनको अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट में रखते हैं तो ये स्प्लिट हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्प्लिट करती हैं, तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट।
तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट यानी स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस इनके मॉडल से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो ये क्या है? लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी, ये भी पता होनी बहुत जरूरी है। अब अगली एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी ध्यान कर लीजिए, कोर्स में है। तो देखिए यहाँ ये दो कॉन्सेप्ट आए, एक तो एनर्जी और एक जगह इसी की बात दिखेगा पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में दूसरे एक्साइटेड स्टेज में पहुंचाना है तो एनर्जी का डिफरेंस आप प्रोवाइड कर दीजिए, कूद जाएगा। अगर वो सपोज करिए यहां है कम एनर्जी में और ज्यादा एनर्जी में जाना है कूद के यहां, तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस दे दो, ये कूद के पहुंच जाएगा। हाँ, इससे इनके बीच के कम का दोगे तो नहीं जा पाएगा, बीच में नहीं रह सकता है। वही लिखा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। तो आप ऐसा होता है कि ग्राउंड से अगर पहले में जा रहा है तो E2 माइनस E1 पहली स्टेज और पहली एक्साइटेड यानी सेकंड नंबर, तो E2 माइनस E1 की वैल्यू हो जाएगी, घटा देंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप सप्लाई कर देते हो तो पहली एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा यानी सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। और सेकंड एक्साइटेशन स्टेज में अगर भेजना चाहते हो तो ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट में जंप लगवाना है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट से घटा दो पहले को, तो जो एनर्जी डिफरेंस मिला उतना देना पड़ेगा। इसी तरह से सो ऑन। अब क्या होता है, दूसरा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि अगर ग्राउंड स्टेज में कोई इलेक्ट्रॉन है, पहली ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है, उसको इतनी एनर्जी दे दो कि ये हाइड्रोजन एटम को छोड़ के ही चला जाए, निकल ले। तो निकलने का मतलब कहां चला जाए? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो जीरो ली जाती है, ई इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या करना होगा, जितनी एनर्जी उसके पास है निगेटिव में, क्योंकि पहली स्टेट में क्या होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतनी प्लस कर दो तो शून्य हो गया, छोड़ के चला जाएगा। वो इसीलिए चक्कर मार रहा है क्योंकि माइनस में एनर्जी है, वो कर्जा लिए हुए है अपने न्यूक्लियर एटम में, तो इसलिए फंसा हुआ है न्यूक्लियस के चक्कर। जैसे ही उसका जो डेप्ट है, डेप्ट का या शुद्ध हिंदी में बोले कर्जा या ऋण, जैसे ही डेप्ट वो चुका देगा, जीरो डेप्ट हो जाएगा, वैसे ही भाग जाएगा कि अब हम तुम्हारे बंधन में नहीं है, अब हम जा रहे हैं। तो यहीं पे कहानी लिखी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन, नॉक मतलब मुक्का मार के बाहर कर देना, कंप्लीटली out of the atom, that is the energy required to take an electron from its ground state to the outermost orbit, जो कि n बराबर इंफिनिटी होता है। और ग्राउंड स्टेट से आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई, जो कि डिफरेंस है जीरो इंफिनिटी वाले से लेकर जिस स्टेज में वो है, माइनस 13.6 को घटा दो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ध्यान रखिएगा, यहां एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की यूनिट होती है एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो ई गायब हो जाएगा, वीवी आएगा, वोल्ट की बात करेंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया हो गया। अब अगली बात देखिए, यहीं पर लिखा पहला वाला टर्म सेम है, यहां पोटेंशियल आ गया है, यानी कांड वही एक्साइटेशन में। अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को पहले से दूसरे में ग्राउंड स्टेट से पहली एक्साइटेड स्टेज में लाना है तो कितने पोटेंशियल से दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करके ठोकर मरवा पाए। मतलब ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हम दूसरा इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं, अब उसको स्पीड देंगे तब तो टक्कर मारेगा, तो कितने पोटेंशियल से एक्सलेट करें इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो भिड़े और अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे इस इलेक्ट्रॉन को जो फुदक कर अगली स्टेज में चला जाए। ये चक्कर होता है। यहां पर ये लिखा है, इट इज दैट एक्सलेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स टू ए बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, एटम वाला इलेक्ट्रॉन लगे, दूसरा जो बम की तरह अटैक कर रहा है उसको कितना एक्सेलेरेशन दें। Sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electrons from an inner to outer orbit। तो अगर हमें पहले से दूसरे में जा रहे हैं तो हमें जो बम्बार्डमेंट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको 10.2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलेरेट करना पड़ेगा, तो टकराएगा तो जो एटम वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहली एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। दूसरे के लिए वही कहानी। अब इसी तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें कुदवा के कहां पहुंचा देना है, इंफिनिटी, यानी जो माइनस एनर्जी वो खत्म हो जाए। तो क्या करेंगे हम, इसको इस वाले बम्बार्डमेंट वाले इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट से एक्सेलेरेट करेंगे जो जाके टकराएगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इंफिनिटी चला जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा। तो ये लॉजिक वही है जो हमने पढ़ा था। वहां एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट थी, यहां पोटेंशियल है तो देखिए वोल्ट वोल्ट आ रहा है, ध्यान से देखेंगे।
और इसी के साथ ये देखिए पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। बिल्कुल शानदार पढ़ाई के 2 घंटे का भी लेक्चर नहीं हुआ आपका। कुछ बातें इन्फॉर्म कर देते हैं। अगर फिजिक्स में आसान भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, स्कूल के टीचर जो बोलते हैं पल्ले नहीं पड़ता, कंफर्टेबल नहीं है, तो अभी भी समय है। अभी भी अगर आप जाग जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। आप द्रोणा 2.0 में अरविंद सर के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, डाउट वोट सब क्लियर हो जाएगा। साथ में जो कंटेंट है जैसे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं सुपर इजी लैंग्वेज में, और एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी, वो वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे बहुत सरल भाषा में। पूरी किताब एक्सरसाइज और एग्जांपल दोनों सुपर इजी लैंग्वेज में। साथ में 10 साल के जो पीवाईक्यूज के वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। यही नहीं, चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट या असाइनमेंट मिल जाएगा जो कि फुली सॉल्व होगा। तो ये पूरा पैकेज स्ट्रॉन्ग पैकेज है, आपको 97% दिलवा सकता है, और किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 भी दिलवा देगा। बस आपको इसको यूज करना, पढ़ना है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो केवल फोकस करना चाहते हैं क्वेश्चंस पर, तो क्वेश्चन के लिए दूसरा एक बैच है 12th संपूर्ण, ये वीडियो कोर्स है। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियो जो आप देख सकते हैं। जो वीडियोस हैं ये पूरी चीज इसके अंदर तो मिलेगी अगर इसी पे फोकस करना चाहते हैं तो। दूसरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज की वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जांपल की वीडियोस सुपर इजी लैंग्वेज में, और इन सब में जो वीडियो की संख्या है वो 771 है, यानी 771 क्वेश्चंस हैं जो करने ही पड़ेंगे। बिना इसके किए तो एग्जाम में जा नहीं सकते। अगर आप सोचें कि 10 साल के पीवाईक्यू लगाए बिना एग्जाम में चले जाएं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। आप सोचें एनसीईआरटी सवाल नहीं लगाएं, समझ में नहीं आते तो एग्जाम्पल छोड़ दें, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको, और इसी में ये मदद करेगा। तो 771 क्वेश्चन या 771 वीडियो, जो एक क्वेश्चन का एक वीडियो है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तो अच्छा क्या है कि बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं, और ये लेने के बाद कुछ और लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे चाहते हैं इसको लेना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको 12th संपूर्ण और द्रोणा 2.0 दिखाई पड़ेगा। जो भी आपके लिए सुटेबल बने, 12th संपूर्ण या द्रोणा 2.0, वो आप ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो जो मैंने भरकस होमवर्क किया है, जिससे कि इजी लैंग्वेज हो, कम समय लगे, सारी चीज मैं आपको पढ़ा पाऊं। अगर ये मेहनत आपको पसंद आती है अरविंद सर की, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले एक शानदार वीडियो में जो सुपर इजी लैंग्वेज इस्तेमाल करता हुआ मैं लाऊंगा, मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू।